अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे। चलिए आज की हमारे नावल की तरफ। आज का हमारा नावल आज फिर से मरियम अज़ीज़ साहिबा का है और नाम है वो मेरा नया सवेरा। चलिए हमारी कहानी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारी कहानी की हीरोइन, हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है अक्सा, जिनकी मंगनी हुई थी पहले, लेकिन उनकी मंगनी किसी वजह से टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है वो मंगनी। फिर उनके लिए एक और प्रपोज़ल आता है जिससे वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी वालदा की खातिर वो कर लेती हैं। और जिन साहब से उनकी शादी होती है वो भी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन कर लेते हैं किसी वजह से। तो देखते हैं वो वजह क्या है शादी करने की, और ये दोनों जब मिलते हैं तो आपस में इनके रिश्ते किस तरीके से ऊंचे नीचे रास्ते से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं, और आखिर में इनकी ज़िंदगी में नया सवेरा किस तरीके से आता है। तो शुरू करते हैं हम। खलील जिब्रान कहता है, खुश रहो और पीछे मुड़कर न देखो कि माजी राख का ढेर है। पाँव मजबूत रखो, हाल समंदर की रेत की मानिंद लम्हा ब लम्हा सरक रहा है, और आंखें खुली रखो कि मुस्तकबिल खला है। उसने किताब बंद करके थोड़ी किताब से टिका दी। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन अगर ज़िंदगी में खुशी का कोई जवाज़ ही ना हो तो कैसे खुश रहो, कैसे? उसने जैसे खुद से सवाल किया और गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। माजी तो वाकई राख का ढेर बन गया था। हाल रेत की तरह लम्हा ब लम्हा उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। मुस्तकबिल की तरफ जाने वाला रास्ता बिल्कुल तारीक था। उसे लगता था वो जैसे किसी अंधेरे तारीक जंगल में खड़ी है, जहाँ दूर दूर तक कोई अपना नहीं। वो हाथ बढ़ाकर किसी का सहारा चाहती है, पर सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं आता। वो शायद इन्हीं सोचों में गुम रहती, लेकिन अपने नाम की पुकार पर वो चौंक कर सीधी हुई। अक्सा, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं अम्मी। वो सोफे से उठकर उनके करीब बेड पर आ गई। आप सो रही थी इसलिए मैं किताब पढ़ने लगी। मैं तो कब की उठ गई थी। तुम आंखें बंद के पता नहीं किन ख्यालों में गुम थी। मैंने सोचा। वो बात अधूरी छोड़कर उसका चेहरा देखने लगी, फिर बोली, खिज़र के बारे में सोच रही थी? उसने कुछ चौंक कर उन्हें देखा और सर नफ़ी में हिला दिया। उसका कोई फ़ोन अता पता? नहीं अम्मी। अब के उसने उकताए हुए अंदाज में कहकर टाँके बेड के नीचे लटकाई। रुबीना बेगम ने बेसाख्ता ठंडी सांस भरी। इससे पहले वो उनकी तरफ मुतवज्जा होती, सारिम भागता हुआ अंदर आ गया और आते ही उसकी टांगों से लिपट गया। फुप्पू। जी मेरी जान। वो झुककर उसका मुंह चूमने लगी। फुप्पू, खाना। आपने खाना नहीं खाया? उसने हैरान होकर सामने घड़ी की तरफ देखा, जहां 9 बज रहे थे, जबकि वो 7 बजे तक खाना खा लेता था। मामा कहाँ हैं? खाना। उसने अक्सा के सवाल के जवाब देने के बजाय उसका दुपट्टा खींचना शुरू कर दिया। अम्मी मैं आती हूँ। वो सारिम को गोद में उठाकर किचन में आ गई। सारा किचन उसी तरह बिखरा पड़ा था जैसा वो कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। सिर्फ एक प्लेट का इजाफा हुआ था, यानी भाभी खाना खाकर जा चुकी थी। वो ठंडी सांस भरकर शेल्फ की तरफ आ गई। अभी उसने डेगची का ढकना उठाया ही था कि डोरबेल बज उठी, और वो जानती थी कि दरवाज़ा उसे ही खोलना है, और आने वाले हस्बे तवक्का नबील भाई ही थे। उसके सलाम का जवाब देकर वो हस्बे मामूल अम्मी के कमरे के सानिब रुककर उन्हें सलाम करके और रोज़ाना का जुमला आपकी तबीयत कैसी है वो पूछकर अपने कमरे में चले गए। सारिम भी अपने पापा को देखकर खाना भूलकर उनके पीछे कमरे में चला गया, तो वो दोबारा किचन में आ गई। कुछ देर बाद नबील भाई की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर देखा, जहां दरवाजे में नबील भाई सारिम को गोद में लिए खड़े थे। अक्सा, प्लीज़ खाना गर्म कर दो। तुम्हारी भाभी की तबीयत कुछ ख़राब है। आप चलें, मैं ला रही हूँ। वो उनके कहने से पहले ही फुलके डालने के लिए तवे को चूल्हे पर रख चुकी थी। जितनी देर नबील भाई खाना खाते रहे वो सारिम के मुंह में छोटे छोटे निवाले डालती रही। किचन से फारिग होकर जब वो कमरे में आई, अम्मी सो चुकी थी और घड़ी 11:30 बजा रही थी। उसे सुबह 7 बजे उठना था। वो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। थकन इतनी थी कि कुछ देर में ही वो गहरी नींद में सो गई थी। उफ, इतनी सर्दी, जोर जोर दुखाई देता है। वो असेंबली से क्लासरूम की तरफ जा रहे थे जब अमरीन शाल को अपने गिर्द लपेटते हुए दुहाई दी, जबकि अक्सा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। कसम से सुबह कंबल से बाहर निकलने को दिल नहीं करता, और मुंह धोना तो अजाब लगता है। अगर क्लास के बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं मुंह भी न धोती।
अब की बार वो खुलकर मुस्कुराई थी। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो, वरना तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखकर मुझे इख्तिलाज होने लगा था। अब की बार भी उसने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। खुदा के लिए अक्सा, कुछ तो फूट दो, मैं ही बकबक किए जा रही हूँ। क्या बोलूँ, तुम्हें सुन तो रही हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ आंटी की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है। खिज़र का फ़ोन आया और यही सवाल था जिससे वो बचती फिरती थी, लेकिन हमेशा बात घूम फिर कर खिज़र तक आ ही जाती। नहीं, वो कदरे बेजारी से बोली। इससे पहले कि अमरीन उससे मज़ीद कुछ पूछती, वो खुदा हाफिज़ कहकर अपनी क्लास में घुस गई। नामानुस शोर से उसकी आंख खुली थी। उसने मुंदी मुंदी नज़रों से घड़ी की जानिब देखा, जहाँ शाम के 5 बज रहे थे। उसने गर्दन घुमाकर दाईं तरफ देखा, उसका बिस्तर खाली था। वो जल्दी से उठी और उन्हें नमाज पढ़ता देखकर उसने सुकून का सांस लिया। बाहर से अभी शोर की आवाज़ आ रही थी। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। शोर किचन से बर्तनों के पटकने का था और साथ साथ भाभी के बोलने की भी आवाज़ आ रही थी। उसके माथे पर शिकने नमूदार होने लगी। वो गहरा सांस लेते हुए खड़ी हो गई। अक्सा, अभी वो 2 कदम ही चली थी कि रुबीना बेगम की आवाज़ पर वो रुक गई। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी किचन में जा रही हूँ। बेटा, सायमा के मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे आदत है ईंट फेंक कर लड़ाई मोल लेने की। तुम कुछ नहीं भी कहोगी तो भी तुम्हारे भाई को 3 की 5 करके सुनाएगी। उसने थूक निगलकर हमेशा की तरह गुस्से को सब्र के घूंट की तरह पी लिया। जी अम्मी, मुझे पता है, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? उनके सर हिलाने पर वो बाहर निकल आई। सहन में सारिम अपनी साइकिल चला रहा था। उसे देखकर वो उसे खेलने के लिए बुलाने लगा, तो वो उसे आने का इशारा करके किचन में आ गई। साइमा एक नज़र उसे देखकर दोबारा चावल धोने लगी, तो वो भी खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगी। चावल धोने के साथ साथ बड़बड़ाने का सिलसिला भी जारी था। 5 लोग खाने वाले और एक मेरी अकेली जान पकाने वाली। अगर बंदा बीमार है तो भी किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि मदद करा दे। अम्मी के पास बहाना है कि मैं बीमार हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, चलो इन्हें तो सब माफ़। और इन मोहतरमा के पास ये बहाना है कि मैं स्कूल जाती हूँ, 3 बजे आती हूँ, थक जाती हूँ। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अक्सा खामोशी से सुनती रही। इतनी गलत बयानी पर उसे मुंह बंद रखना मुश्किल हो रहा था। चाय उबल रही थी, उसने चूल्हा बंद कर दिया। इससे पहले कि वो चाय के कप में चाय डालती, बाहर दरवाजे पर बेल हुई। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किचन से बाहर आ गई। दरवाज़ा खोलते ही जो चेहरा उसे नज़र आया, उसने एक पल के लिए उसे साकित कर दिया था। क्या बात है अक्सा, अंदर नहीं बुलाओगी? उसे यूं ही दरवाजे में खड़ा देखकर बानो बेगम मुस्कुराई तो वो जैसे हैरत के असर से निकलकर होश में आई थी। सॉरी खाला, अस्सलाम वालेकुम, अंदर आए। वो दरवाजे से हटकर साइड पर हो गई। कैसी हैं आप? वो दरवाज़ा बंद करके उनके करीब आ गई। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। और रुबीना कैसी है? सुना है उसकी तबीयत ख़राब है। जी, बीपी लो हो गया था, अब तो ठीक है। वो ड्राइंग रूम की तरफ ले जाने लगी तो उन्होंने मना कर दिया। तभी सायमा भाभी ने किचन से बाहर झांका। कैसी हो बहू? अच्छी हूँ खाला, आप कैसी हैं? दूसरों के सामने भाभी की खुश अखलाकी ऐसे ही जाहिर होती थी। अक्सा, मैं रुबीना के पास बैठूंगी। उनके कहने पर वो उन्हें लेकर अम्मी के पास आ गई। वो जो किसी सोच में गुम थी, उनको आता देखकर बेसाख्ता खुश हो गई थी। उन्हें बातें करता छोड़कर वो किचन में आ गई। 2 कप चाय तो थी, उसे केटली में डालकर उसने फ्रीज से कबाब निकाले। कबाब फ्राई करके जब वो ट्रॉली सेट कर रही थी, तभी सायमा भाभी दोबारा अंदर दाखिल हुई। वाह भाई वाह, होने वाली सास की तो बड़ी खातिरें हो रही हैं। वैसे तो मैडम से हिला नहीं जाता, चलो इसी बहाने ही सही। आंटी बानो शायद खुश होकर तुम्हें रुखसत ही करवा लें। कम से कम एक बोझ तो मेरे सर से टले। शाबाश, कैबिनेट में निम्को और बिस्किट भी रखे हुए हैं, वो भी ले लो, शायद मीठा खाकर वो कोई अच्छी खबर सुना ही दे। इतना कहकर वो वापस मुड़ गई। उनकी बात हमेशा जलती पर तेल का काम करती थी। अब भी ऐसा ही हुआ था। उसने सख्ती से निचले होंठ को दांतों तले दबाकर अपने लफ्ज़ों का गला घोंटा था, जबकि आंखों में मिर्ची सी भरने लगी थी। उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और फिर खुद को पुरसुकून करके वो ट्रॉली घसीटती हुए अंदर आ गई। पहले के बरक्स अब रुबीना बेगम के चेहरे पर काफ़ी रौनक थी। वो मुस्कुराती हुई उनके करीब आ गई। मैंने फ़ोन नहीं किया तो तुमने भी मेरा पता नहीं किया? और ना ही अक्सा बेटी ने, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है, मैं रोज़ आपको याद करती थी और अम्मी भी।
बस स्कूल से आकर इतनी थक जाती हूँ कि कुछ करने का दिल नहीं करता। फिर पिछले दिनों अम्मी बीमार भी तो थी, बस इसी वजह से। उनके छोटे से सवाल का जवाब उसने पूरी तफसील से दिया था। उसने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया, जिसको थामते हुए उन्होंने बगौर उसके चेहरे का जायजा लिया। अक्सा बहुत कमज़ोर लग रही है। बानो बेगम के कहने पर अक्सा ने बेसाख्ता उन्हें देखा। एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। वो शायद उसकी हंसी का मफहूम नहीं समझी थी, लेकिन रुबीना बेगम तो अपनी बेटी की हर अदा को जानती थी। तुम्हें पता तो है कि अक्सा कितनी हिस्सास है। मेरी बीमारी का भी उसने बहुत असर लिया है, और सारा दिन स्कूल की दर्द-ए-सरी, फिर घर के काम। मुरझाएगी नहीं तो और क्या होगा। ये तो है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था अक्सा कि स्कूल की जॉब छोड़ दो। जी खाला, लेकिन मैं करूँगी क्या सारा दिन। इसके सवाल का हमेशा की तरह उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी महसूस करके रुबीना बेगम को बोलना ही पड़ा। सोबिया ठीक है? अच्छा, खिज़र का कोई फ़ोन आया? हाँ, सोबिया तो ठीक है, और खिज़र का तो तकरीबन रोज़ ही फ़ोन आता है। क्यों अक्सा, खिज़र तुम्हें फ़ोन नहीं करता? इस्तिफ़सार पर उसका सर नफ़ी में हिला तो वो काफ़ी हैरान हुई। अच्छा, मुझे तो कह रहा था कि मैं बात करता हूँ। खिज़र ने आना कब है? आखिर रुबीना बेगम ने वो सवाल पूछ ही लिया जो उनके और अक्सा के लिए इम्तिहान बना हुआ था। मैं भी उसी के इंतज़ार में हूँ। हर बार कहता है कि इस साल, लेकिन हर बार कोई ना कोई मसला हो जाता है। मुझे तो अब तुमसे और ख़ास कर अक्सा से शर्म आती है, पर मैं और खिज़र दोनों ही मजबूर हैं। लेकिन तुम फ़िक्र न करो, मैंने खिज़र से कह दिया है, अब कुछ भी हो, तुम इस साल हर सूरत में आ रहे हो। सूबिया और खिज़र दोनों की शादी इकट्ठी करूँगी। उन्होंने रुबीना का हाथ पकड़ के उन्हें तसल्ली दी, और ऐसे तसल्ली पर वो दोनों मुस्कुराने के सिवा और कर ही क्या सकते थे। वो जाते जाते उसे भी काफ़ी तसल्लियाँ देकर गई थी। शायद उनकी तसल्लियों का असर था कि वो सब खदशे दिमाग से झटक कर पुरसुकून नींद सोई थी। स्कूल में इम्तिहानात हो रहे थे। इम्तिहान के बाद रिज़ल्ट ने उसे अच्छा खासा मसरूफ़ कर दिया था। पिछले साल उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, और इस दफ़ा भी उसे ही ये अवार्ड मिलने का चांस था। वो अपना काम हमेशा लगन से करती थी। वजह अवार्ड नहीं, बल्कि वो शुरू से ही अपने पेशे से बहुत मुखलिस थी। दूसरा, बच्चों से उसे खुसूसी लगाव था। बच्चे सबको ही अच्छे लगते हैं, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते थे। इसीलिए न सिर्फ अपनी क्लास बल्कि स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। आज पेरेंट्स डे था, वो सुबह से ही मसरूफ़ थी। एक ही जगह पर बैठे रहने से अब उसे थकन होने लगी थी। फ़हद के पेरेंट्स के जाते ही उसने आंखें बंद करके कुर्सी की बैक से टेक लगा ली। आहट पर उसने आंखें खोलकर देखा। उसके बिल्कुल सामने खूबसूरत सी खातून खड़ी थी। उसकी आंखें खोलने पर वो मुस्कुराई तो वो कुछ घबरा सी गई और खड़ी हो गई। सॉरी, उसके यूं घबराने पर वो मुस्कुराई। इट्स ओके, मैं इरीज की मम्मा हूँ। ओह, इरीज। इरीज उसकी क्लास में पोजीशन होल्डर लड़की थी, और उसकी फेवरेट स्टूडेंट भी थी। उसने झुककर इरीज का रिजल्ट कार्ड निकाला। इरीज बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एंड वेरी नाइस गर्ल। उसकी तारीफ पर उसकी मम्मा के चेहरे पर फखरिया से मुस्कुराहट आई थी। योर गुड नेम प्लीज़, इरीज की मम्मा ने उससे पूछा। अक्सा। ओह अक्सा, इरीज आपकी बहुत तारीफ करती है। उसकी हर बात में आपका जिक्र होता है। मुझे तो ये भी मालूम होता है कि आज मिस अक्सा ने कौन से कपड़े पहने हैं। वो वाइट और पिंक ड्रेस में अच्छी लगती हैं। उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। वो कहकर हंसने लगी तो उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट झलकने लगी। सना ने बड़ी दिलचस्पी से उसकी मुस्कुराहट देखी। इरीज हमेशा फर्स्ट आती है, लेकिन इस बार उसकी पोजीशन सेकंड थी। वैसे भी कुछ अरसे से वो क्लास में भी अपसेट नज़र आती है। उसकी इतनी बारीक बीनी पर सना ने कदरे हैरत से उसे देखा, फिर सर हिलाकर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। दरअसल कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है मेरे भाई। वो बहुत गौर से उसकी बात सुन रही थी। दरवाजे पर अमरीन के दाखिल होते ही उसे देखने लगी। मैडम तुम्हें बुला रही हैं। उसने प्रिंसिपल का नाम लिया तो वो हैरान होती हुई खड़ी हो गई। क्यों, मेरा मतलब है अभी मीटिंग हो रही है। इट्स अर्जेंट यार, एक बच्चे को सख्त चोट लगी है। अमरीन की बात सुनते ही वो माजरत करके तेजी से बाहर निकली, जबकि वो भी हैरत से उनके पीछे चल पड़ी। ग्राउंड पर अच्छा खासा हुजूम था। बच्चे की रोने की आवाज़ दूर तक आ रही थी। हैरत के साथ तजस्सुस भी था जो उन्हें यहाँ तक ले आया था। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो इतने बड़े हुजूम में से कोई इस रोते बच्चे को चुप नहीं करा सका और उसे बुला लिया गया।
وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اقصیٰ بچے کو گود میں لیے آہستہ آہستہ اس کے بال اور گال سہلا رہی تھی اور بچے کا رونا بند ہو کر سسکیوں میں بدل گیا تھا۔ گھٹنے سے خون بہہ رہا تھا۔ اسکول کی آیا نے ڈیٹول اور کاٹن اقصیٰ کی طرف بڑھایا۔ اقصیٰ نے بچے کے کان میں کچھ کہا تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اقصیٰ نے بہت آہستگی سے اس کا زخم صاف کر کے اس کی بینڈیج کر دی۔ اب حالات نارمل تھے۔ ہجوم چھٹ گیا تھا جبکہ وہ ابھی تک کھڑی اقصیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ بس اقصیٰ کے ہاتھ اور زبان میں لگتا ہے جادو ہے۔ بچے تو بچے، بڑے بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے پاس سے 2 ٹیچرز اقصیٰ پر تبصرہ کرتے ہوئے گزری۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سامنے دیکھا۔ اقصیٰ بچے کو لے کر پرنسپل کے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے بغور سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ 11 بجتے ہی اس کی نظریں گھڑی کا طواف کرنے لگی۔ جو گھڑی کی سوئیاں سرکتی جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی برتن دھو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ روبینہ بیگم بستر پر دراز تھیں، آنکھیں بند تھیں، اسی لیے وہ اندازہ نہیں کر سکی وہ سو رہی ہے یا نہیں۔ ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا، نظریں ٹی وی اسکرین پر تھی، لیکن تمام تر توجہ پاس رکھے موبائل کی طرف ہی تھی۔ سوئیاں 12 کے ہندسے کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی اس کی دل کی دھڑکن بھی، اور پھر 12 بھی بج گئے اور ساتھ ہی موبائل نے وائبریٹ ہونا شروع کر دیا۔ اس کی بیتاب نظریں اسکرین کی طرف بڑھی۔ امرین کالنگ دیکھ کر بے اختیار اس نے گہرا سانس لیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اقصیٰ، اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے امرین کی گنگناتی ہوئی آواز پر وہ مسکرا دی۔ تھینکس، تمہیں یاد تھا، یہ کہتے ہوئے نہ جانے کہ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میری سب سے پیاری اور اکلوتی دوست کی سالگرہ ہو اور میں بھول جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں محسوس ہو جانے والی محبت تھی جسے محسوس کر کے اس کی آنکھوں کی نمی اور بڑھ گئی۔ اقصیٰ، اس کی طویل خاموشی محسوس کر کے امرین نے اسے پکارا۔ اس کی آواز کا بھاری پن امرین نے محسوس کر لیا تھا۔ کیا بات ہے اقصیٰ، تم رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ آنٹی تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے ذہن میں پہلی بات یہی آئی۔ امی ٹھیک ہیں تو پھر؟ کچھ نہیں، اس نے آنکھیں صاف کر کے سامنے سوئی ہوئی روبینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ خیزر کا فون آیا؟ اور پھر اس نے وہی سوال پوچھ لیا جو اس کی دکھتی رگ تھی۔ نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آ جائے۔ اسے تسلی دے کر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتی ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12:30 بج رہے تھے اور پھر ایک کے بعد 2 بھی بج گئے۔ وہ تھکنے لگی تو ٹی وی بند کر کے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں میں جمع پانی بند پلکوں کی سرحدیں پار کر گیا۔ کتنے بے حس ہو تم خیزر، اس نے تصور میں اسے مخاطب کیا۔ خیزر جو اس کا منگیتر، اس کا مستقبل تھا، لیکن اب اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے اس کی اور خیزر کی منگنی ہوئی تھی۔ خیزر آنٹی بانو کا بیٹا تھا جو روبینہ بیگم کی خالہ زاد بہن تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ خیزر اور صوبیہ 2 بہن بھائی تھے۔ ان دونوں سے اس کی دوستی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے خیزر کی طرف سے یہ دوستی پسندیدگی میں بدل گئی۔ اس کی باتوں اور نظروں دونوں کا انداز بدلنے لگا۔ وہ جو بے دھڑک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کیا بحث بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن اب بات تو دور کی بات، اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے ہی جھجک ہوتی تھی۔ نبیل بھائی کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تو تیاریوں میں اتنا الجھی کہ کچھ عرصے کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ وہ نبیل بھائی کی مہندی کا دن تھا۔ پیلے کپڑے، چمکتے چہرے کے ساتھ گلاب کی پتیوں کا تھال لیے وہ باہر کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ بالکل سامنے اچانک اس کے خیزر آ گیا۔ اگر بروقت وہ خود کو نہ روکتی تو یقیناً اس سے ٹکرا جاتی۔ اپنی اس حرکت پر اس کے چہرے پر بہت دل فریب مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کو۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے اپنے چہرے پر غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی نروس تھی کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکی۔ خیزر پلیز ہٹو۔ ہنوز سامنے کھڑا دیکھ کر اسے دوبارہ ٹوکنا پڑا۔ پہلے یہ بتاؤ تم مجھ سے چھپتی کیوں پھر رہی ہو؟ نہیں تو؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ اچھا؟ اس کا اچھا کافی لمبا اور معنی خیز تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، مہمان بھی پہنچ گئے ہوں گے۔
वो तेजी से उसके पहलू से निकली जब उसने उस दोबारा उसको आवाज़ देकर रोक लिया। कुछ दिनों से मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे बारे में। अक्सा के हवास एकदम अलर्ट हो गए थे। उसकी छठी हिस्स ने अलार्म बजाया कि वो जो इतने दिनों से महसूस कर रही है गलत नहीं है। अच्छी तो तुम मुझे हमेशा से ही लगती थी, लेकिन कुछ अरसे से लग रहा है ये बात पसंदीदगी से ज़्यादा है। लोगों को तो सोते में ख्वाब आते हैं, मुझे तो जागते में तुम्हारे ख्वाब आने लगे हैं। खिज़र की बात पर उसके झुके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं उस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे इस ख्वाब में हकीकत का रंग भरोगी? उसने मुंह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी खुली आंखों और चेहरे पर इतने रंग बिखर गए थे कि उसे उसका जवाब मिल गया था। थैंक यू अक्सा, थैंक यू वेरी मच। मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ। वो जज्बाती होकर उसकी तरफ बढ़ा तो वो सटपटाकर पलटी और तेजी से चलती हुई हॉल में दाखिल हुई। हर तरफ रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे, उसे हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। पता नहीं सब खुश थे या उसका अपना दिल इतना खुश था कि उसे हर कोई खुश नजर आ रहा था। और अगले दिन जहां नबील भाई का निकाह हुआ, वहीं खाला बानो ने खिजर की नाम की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। मंगनी के बाद उसे पता चला कि खिज़र उसकी कितनी परवाह करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें साइमा भाभी की आदतों का अंदाज़ा भी हुआ। खिज़र कभी-कभी उससे मिलने आ जाता था। उसके जाने के बाद साइमा बातों-बातों में उस पर तंज किया करती थी, जिसको देखते हुए रुबीना बेगम ने उससे कहा कि वो खिज़र को ज़्यादा आने से मना कर दे। इतनी रुकावटों के बावजूद सब ठीक था। उसे ये भी यकीन था कि वो उसी का है। और फिर फ़ोन पर सुबह शाम का राब्ता भी था। सब कुछ ठीक जा रहा था, ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी थी कि अचानक अचानक सब कुछ बदल गया। वो सर्दी की शाम थी, सारिम की पैदाइश की वजह से साइमा भाभी अपनी अम्मी के घर पर थी। नबील भाई का ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरता था। घर में वो और सिर्फ अम्मी होते थे। अब भी वो दोनों अकेले ही थे। वो रुबीना बेगम के लिए सूप बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आंच धीमी करके बाहर आई। दरवाजे में खिज़र को खड़े देखकर पहले तो हैरान हुई और फिर एकदम से खुश हो गई। तुम अचानक? क्यों, मैं अचानक नहीं आ सकता? वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। नहीं, मैं इस पर हैरान हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी तुमसे बात हुई थी। तब तो तुमने आने के बारे में कुछ नहीं बताया था। तौबा! कितनी तहकीकात करती हो। खाला कहाँ है? उसने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। वो गुनगुनाते हुए सूप बाउल में डाल रही थी। जब खिज़र के खनकारने पर पलटी, वो दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा था। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो। मैं गर्मा-गर्म सूप ला रही हूँ। 1 मिनट अक्सा रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। खिज़र ने उसके हाथ से ट्रे लेकर स्लैब पर रख दी। तुम जानती हो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसके सवाल पर वो मुस्कुराई। वो जानती थी कि सबसे बड़ी ख्वाहिश तो खुद उसका हुसूल है। इससे पहले वो कुछ कहती वो बोल उठा। अमरीका, अमरीका जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वो ड्रीमलैंड जिसका ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन वहाँ जाना किसी किसी खुशकिस्मत को ही नसीब होता है। और तुम जानती हो वो खुशकिस्मत मैं हूँ। वो पुरजोश अंदाज में कहते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, फिर उसके चेहरे के तासुरात देखकर खामोश हुआ। अक्सा, मैं उसने हाथ उठाकर उसकी बात करने से रोक दिया। मैं तो आज तक यही समझती रही कि तुम्हारी अव्वलीन ख्वाहिश मैं हूँ। मुझे नहीं पता था तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अहमियत ही नहीं है। बात करते करते उसका लहजा रूहान सा हो गया था। तुम्हें ये क्यों लगा कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं? सबसे पहले तुम हो, फिर उसके बाद कुछ और। वो उसके नज़दीक आ गया। तुम मेरे दिल की मलका हो, जबकि मैं तुम्हें अपने घर की भी मलका बनाना चाहता हूँ। 20,000 मेरी सैलरी है, जिसमें घर के अखराजात के साथ साथ सूबिया की शादी के लिए भी जमा करना। अपनी शादी के लिए भी मुझे ही सब कुछ करना है। और फिर अपनी शादी के बाद जब बच्चे होंगे तो हमारी ज़रूरतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैं नहीं चाहता तुम या हमारे बच्चे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दिल मारें। मैं कब से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। अब जब मैं इस कोशिश में कामयाब हो गया हूँ तो तुम। अच्छा, मेरी बात सुनो। वो उसका हाथ थामकर बाहर सहन में ले आया। वो उससे अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग बता रहा था और वो चुपचाप दोनों हाथ गोद में रखे उसे ही देखी जा रही थी। अक्सर प्लीज यार, कुछ तो बोलो। उसने गहरा सांस लेकर अपने दाईं तरफ बैठे उस शख्स को देखा जो उसके लिए सब कुछ हो चुका था। कब जा रहे हो? कल। क्या?
ایک اور جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ پلیز اقصیٰ، رونا نہیں، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ صرف تمہارے اور امی کے آنسو نہ دیکھوں اس لیے میں نے تم لوگوں سے پہلے نہیں بتایا۔ صرف 2-3 سالوں کی ہی بات ہے، پھر یہ دوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں تمہارا بن کر جا رہا ہوں اور تمہارے ہی پاس واپس آؤں گا۔ کچھ دیر کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر اقصیٰ نے خود ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ خضر کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ بھی رو رہا ہے۔ خضر، تم میرے ساتھ میرے سامنے ہو، میرے لیے یہی کافی ہو۔ تم اگر 20,000 کماتے ہو تو میں اس میں بھی گزارا کر لوں گی۔ اگر تمہیں اس سے زیادہ کی چاہ ہے تو میں بھی اس سفر میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں جاب کروں گی، لیکن تم اتنی دور مت جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے رونے لگی تو خضر نے گہرا سانس لیا۔ ابھی تو جانا ہے اقصیٰ، ٹکٹ تک آ چکا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، پکا وعدہ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ وہ بہت سے وعدے اور انتظار اس کی مٹھی میں تھما کر چلا گیا۔ دور سے کہیں اذانوں کی آواز آئی تو اس نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے خیالوں میں ڈوبے اتنا وقت گزر گیا کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ اور خضر، تم مجھے بھول گئے، اس نے ایک بار پھر اسے غائبانہ مخاطب کر کے شکوہ کیا، لیکن اس کا شکوہ سننے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ جوس کا سپ لے کر اس نے گہرا سانس لیا اور غصے سے امرین کی طرف دیکھا جو مسلسل 5 منٹ سے اسے گھوری جا رہی تھی۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ میرے کیا سینگ نکل آئے ہیں؟ نکلے تو نہیں، لیکن جس طرح تم سوجے منہ کے ساتھ پھر رہی ہو، امید ہے جلد ہی نکل آئیں گے، اور سینگ ہی کیا، سینگ کے ساتھ دم بھی نکل آئے گی۔ اس کی بات پر اقصیٰ نے برا سا منہ بنا کر دوبارہ گلاس اٹھا لیا۔ میں نے سوچا تھا آج محترمہ کا برتھ ڈے ہے، کوئی کیک شیک کھانے کو ملے گا، لیکن یہاں تو صبح سے لفٹ ہی نہیں۔ بندے کو اتنا بھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے طنز پر بھی اقصیٰ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تو وہ اسے سیریس ہونا پڑا۔ خضر کا فون آیا تھا اور وہ جو صبح سے صبر کر رہی تھی آنکھیں ایک دم جھلملانے لگی۔ امرین نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ اس کی سوجی آنکھوں اور اترے چہروں کی وجہ اسے معلوم ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں امرین، اسے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا تو نہیں تھا، اسے تو میری چھوٹی چھوٹی باتیں یاد ہوتی تھی، پھر میری برتھ ڈے کیسے بھول سکتا ہے؟ برتھ ڈے ہی نہیں، وہ اور بھی بہت کچھ بھولنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے ہی بھول رہا ہے۔ امرین نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو اقصیٰ؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ اب مجھے کسی بات سے تسلی نہیں ہوتی۔ زندگی عجیب دو راہے پر کھڑی ہو گئی ہے، ایک طرف خضر کی لاپرواہی تو دوسری طرف سائمہ بھابی کی زبان، جینا حرام کر دیا ہے۔ اسکول سے جا کر اتنی تھکی ہوتی ہوں، پھر بھی اپنے لیے روٹی پکانا، امی کے لیے پرہیزی کھانا بنانا، اپنے کپڑے دھونا، برتن دھونا اور جو بھی کام ہو، وہ صرف ایک دوپہر کی ہنڈیاں پکاتی ہے، صفائی کام والی کر جاتی ہے، امی سارا دن کمرے میں گزار دیتی ہیں، میں یا امی ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیتے، لیکن پھر بھی انہیں مجھ سے تکلیف ہے۔ ہر وقت طنز، اور خاص طور پر اگر بانو انٹی یا خضر کا فون آ جائے۔ آنسوؤں کا غلبہ اتنا تھا کہ بات ادھوری رہ گئی۔ تم نبیل بھائی کو کیوں نہیں بتاتی؟ کوئی فائدہ نہیں، انہیں سائمہ بھابی میں کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی، اور ان کی شکایت لگا کر میں نبیل بھائی کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی اپنے آنسو صاف کر لیے۔ تم تو بہت بہادر ہو اقصیٰ، ان باتوں کو دل پر مت لو، تمہارے صبر کا صلہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا، بس خضر آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امرین نے اس کے شانے کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر روبینہ بیگم کے پاس بیٹھی بانو بیگم اور صوبیہ پر پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں اسے سالگرہ کی مبارکباد دینے آئی تھیں۔ جہاں یہ احساس کہ ان دونوں کو اس کی سالگرہ یاد تھی خوشی دے رہا تھا، وہیں ایک ایسا درد بھی تھا جس کے دم سے یہ رشتے تھے، اسے یہ اہم دن یاد ہی نہیں تھا۔ بانو انٹی نے جب اس کے پیشانی کو چوم کر اسے 5,000 روپے پکڑائے تو نہ جانے کہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ ان کے سامنے رو کر انہیں اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے کپڑے تبدیل کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اقصیٰ! اپنے پیچھے صوبیہ کی آواز سن کر اس نے تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ لو بات کر لو۔ وہ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے مسکرا کر موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو؟
उसके हेलो करने पर दूसरी तरफ से खिज़र की आवाज़ सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो उसे विश कर रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि वो ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दे। हेलो अक्सा, तुम सुन रही हो? उसकी मुसलसल खामोशी पर वो उसे ज़ोर से पुकारने लगा। तुम्हें सुबिया ने याद करवाया है ना? उसने बड़े यकीन से पूछा। एक पल के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर उसने खंकार कर कहा, सॉरी यार, कल तक तो मुझे याद था, फिर अचानक जहन से निकल गया। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। और तुम ठीक कहती हो। माजरत के दो लफ्ज बोलकर वो बरीजुमा हो गया था। वो चुपचाप सुनने लगी। अक्सा, अचानक वो जोर से बोला तो वो चौंकी। मैं फिर कॉल करूंगा, मेरे दोस्त आ गए हैं और मैं अम्मी को पैसे भेजूंगा, तुम अपनी मर्जी से कुछ खरीद लेना। उससे पहले वो कुछ कहती वो फोन बंद कर चुका था। वो कितनी देर तक फोन हाथ में लेकर साकित खड़ी रही। कुछ ऐसा था जो उसे लग रहा था कि ठीक नहीं, लेकिन क्या? अक्सा उलझ रही थी। तभी सोबी अंदर दाखिल हुई। हो गई बात? उसकी तरफ फोन बढ़ाते हुए वो मुस्कुरा दी। क्या कह रहा था खिजर? अक्सा ने नजरें उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसके जहन में जो शक है उसे सूबिया से डिस्कस कर ले। आखिर वो उसकी सहेली भी थी। लेकिन खिजर से मंगनी के बाद वो उसकी दोस्ती में फ़र्क आ गया था और उसी फ़र्क ने उसे बात करने से रोक दिया। कुछ खास नहीं, तुम सुनाओ, लाइफ कैसी जा रही है? खुद पर से उसका ध्यान हटाने के लिए उसने बात का रुख ही बदल दिया। सामने का मंजर कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। वो दोनों औरतें ऐसे रो रही थी जैसे कोई मर गया हो, लेकिन कोई मरा नहीं था। हाँ, अलबत्ता उसके यकीन का जनाजा ज़रूर उठ गया था। उसने बरसती नज़रों से रुबीना बेगम को देखा जो बिल्कुल साकित बैठी हुई थी, लेकिन आंखों से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे अभी कभी खुश्क नहीं होगा। और उनके साथ बैठी बानो बेगम रोने के साथ साथ उसे बुरा भला भी कह रही थी। बोलो, मेरी तरह तुम भी उसे कोस लो, लेकिन चुप ना रहो। उन्होंने एकदम रुबीना बेगम के सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन वो तो बस अक्सा को देखे जा रही थी। उनकी नज़रों के ताकुब ने उन्होंने भी देखा तो जैसे अचानक उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जल्दी से उठकर उसके सामने आ गई। अक्सा, मैं मुजरिम ना होते हुए भी तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे बेटे ने जो धोखा दिया है मैं उसे उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। अक्सा ने गौर से उनके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा और एक नज़र उनके बंधे हाथों को। उसने हाथ बढ़ाकर उनके बंधे हाथों को खोल दिया और कुछ कहे बगैर बाहर निकल आई। सायमा भाभी घर पर नहीं थी, इसीलिए तमाशे में चार चांद नहीं लगे थे। उसने ड्राइंग रूम में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। तो जो उसकी छठी हिस्स कह रही थी वो सही था। खिज़र की बेरुखी ला ताल्लुक की वजह ये थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया था। उसने वहाँ शादी कर ली थी। ये खबर सुनाने वाली खुद उसकी माँ है, लेकिन वो फिर भी बेयकीन ही थी। वो पसंदीदगी, वो मोहब्बत के दावे सब कहाँ गए? उसने एकदम से अपने आंसू साफ किए और नज़रें घुमाकर कुछ तलाश किया और आखिर उसे अपनी मतलूबा चीज़ नज़र आ गई। वो जल्दी से उठकर सोफे पर रखे हैंडबैग की तरफ आई और अपना मोबाइल निकाला। उसने खिज़र का नंबर डायल किया। 1 2 3, फिर न जाने कितनी मर्तबा बेल हुई और दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। इस सब की तवक्का होने के बावजूद उसे झटका लगा। अगले पल उसने फिर नंबर डायल किया। अब दूसरी तरफ बेल पर फ़ोन काट दिया गया। उसने फिर डायल किया और हर बार कटने पर वो पागलों की तरह नंबर दबाती रही और फ़ोन डायल करती रही और 8वीं बार उसने फ़ोन उठा लिया। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी अक्सा जानती थी वो सुन रहा है। बोलने से पहले ही उसके आंसू निकल आए। खिज़र, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कसूर था मेरा? आगे उसे बोला ही नहीं गया। फिर दूसरी तरफ खामोशी ही थी। खिज़र, उसने रोते हुए उसे पुकारा तो बोल उठा। अक्सा, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। सुजैन से मैंने शादी मोहब्बत में नहीं बल्कि ज़रूरत के तहत की है। उसकी शर्त है कि मेरा और किसी और से ताल्लुक़ ना हो। वो शक्की भी बहुत है और मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था और ना ही मैं तुम्हें अपने इंतज़ार में बांधना चाहता था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मुझे एहसास है जो मैंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सिर्फ इतने से अल्फाज बोल देने से उसका दुख का मदावा हो जाएगा। अब तो उसने अपने कानों से भी सुन लिया था। पीछे क्या बचा था अब? एक आस थी शायद वो कह दे कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा है मैं, या वो मजाक कर रहा है, लेकिन मोहब्बत ज़रूरत के आगे हार गई थी।
अक्सा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। उसे यहाँ बैठे 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन वो मुसलसल खामोश अपने ख्यालों में गुम थी। मजबूरन उसे खुद ही भूलना पड़ा। तुम कुछ कह रही थी। उसके सवाल पर अमरीन का दिल चाहा कि अपना सर दीवार पर दे मारे। तुम्हें क्या हो गया है अक्सा? खुद को देखो, क्या हाल कर लिया है। कितने दिनों से लगता है कि तुमने मुंह ही नहीं धोया है और ना ही कंघी की है। क्या हुआ है? मंगनी ही तो टूटी है ना, कोई आसमान तो नहीं गिर पड़ा। लोगों की तो शादियां खत्म हो जाती है, लेकिन लोग खुद को यूं ऐसे बर्बाद नहीं कर लेते। अपने लिए नहीं तो कम से कम आंटी के लिए सोचो। वो तो जी ही तुम्हारे लिए रही हैं। अगर तुम इस तरह खुद को कमजोर जाहिर करोगी तो उनको कौन हौसला देगा? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? उसके सवालिया अंदाज पर अक्सा ने दहल कर उसे देखा। तुम ठीक कह रही हो अमरीन, मेरी शादी नहीं हुई थी उससे, लेकिन मेरे दिल पर पहली दस्तक तो उसी ने दी थी। उसकी जगह मैं कैसे किसी और को दे सकूंगी? तुम जितनी अच्छी हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। मुझे तो यकीन है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक ऐसा हमसफ़र चुना होगा जो सही मायनों में तुम्हारे लिए काबिल होगा और तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लो। वैसे भी सारा स्कूल तुम्हारे बगैर उदास है। तुम्हारे स्टूडेंट, हत्ता कि उनके पेरेंट्स भी। वो तुम्हारी चहेती स्टूडेंट इरिश की मम्मी ने उस दिन इतनी बार तुम्हारा पूछा तो मुझे ये कहकर जान छुड़ानी पड़ी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम छुट्टी पर हो। उन्होंने तुम्हारा नंबर और एड्रेस भी ले लिया था। उसने सरसरी अंदाज में सुनते हुए बात बदल दी। अपने सामने खड़ी हस्ती को देखकर वो इतनी हैरान हुई थी कि सलाम करना भूल गई थी। इस हस्ती के पीछे अमरीन का चेहरा नमूदार हुआ और वो जैसे होश में आई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अक्सा? जी ठीक हूँ, आप अंदर आए। उसके उन्हें अंदर बुलाने के साथ अमरीन को सवालिया नज़रों से देखा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि इरीज की मम्मी तुम्हारा पूछ रही थी। आज उन्होंने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती है, तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। अमरीन की वजाहत पर उन्होंने अक्सा की परेशान बल्कि कदरे हैरान शक्ल देखी थी। आपको ही मेरा यहाँ आना बुरा लगा? उसके इतने वाज़ेह सवाल पर वो गड़बड़ा कर रह गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो अचानक आप आ गई ना। वो उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। मैं काफ़ी अरसे से आपसे मिलना चाह रही थी। आप तो मुझे वाकई बीमार लग रही हैं। जी कुछ दिन से बुखार आ रहा है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। उसने मुस्कुराकर उन्हें देखा, जबकि अमरीन इस दौरान मुसलसल मुस्कुराती नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। तभी बाहर से सारिम के रोने की आवाज़ आई। अक्सा कहाँ हो? संभालो अपने लाडले को। दादी फुप्पू ने मिलकर लाडले की आदतें खराब कर दी हैं, कहीं टिक कर बैठने ही नहीं देता। इतने मज़े से रोज़ी और उसकी सास की लड़ाई का किस्सा सुन रही थी। भाभी बोलते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, लेकिन वहां अजनबी सूरत देखकर उनकी तेजी से चलती जुबान को एकदम से ब्रेक लग गया था। इरीज की मम्मी ने सलाम किया तो वो वालेकुम सलाम कहती हुई उनका बगौर जायज़ा लेती एन उनके सामने आकर बैठ गई, जबकि सारिम भागकर अक्सा की गोद में आया था और उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एकदम से रौनक आ गई थी। उसने झुककर उसका मुंह चूमा था। सना, इरीज की अम्मी ने बगौर इस मंजर को देखा और जैसे उनके फैसले को मजीद तकवीत मिल गई थी। ये कौन है? बगौर जायज़ा लेने के बाद सायमा भाभी ने अक्सा से पूछा। ये इरीज की मम्मी है। इरीज मेरी स्टूडेंट है। ओह, सायमा भाभी ने अब्रू उचकाकर उन्हें देखा। मैं अपना पूरा तारुफ खुद ही करवा देती हूँ। अक्सा को शायद मेरा नाम भी याद नहीं। उनके कहने पर वो जी भर के शर्मिंदा हुई थी। वाकई उसे उनका नाम याद नहीं था। मेरा नाम सना है। मेरी बेटी अक्सा की स्टूडेंट है। वो तो अक्सा की फ़ैन है। हम भी अक्सा के गिरविदा हो गए हैं। अच्छा? सायमा ने मानी खेज नज़रों से अक्सा को देखा, जो फीकी मुस्कुराहट लिए सारिम के हाथों को देख रही थी। अक्सा, तुमने अभी तक इन्हें कुछ ठंडा गरम पूछा? जी। वो सारिम को गोद में लिए उठने लगी तो सना ने रोक दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए अक्सा, बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप बैठो। सना के ज़्यादा इसरार पर उसने एक नज़र अमरीन को देखा और खामोशी से बैठ गई। आपके घर में कौन कौन है? जी मैं, अम्मी, भाई और ये सायमा भाभी और ये मेरा भतीजा सारिम। उसके तारुफ पर वो मुस्कुराई। आपके फादर? उनकी डेथ हो चुकी है। ओह सॉरी, क्या मैं आपकी अम्मी से मिल सकती हूँ? उनकी फरमाइश पर वो तीनों काफ़ी हैरान हुई। इस हैरत से सबसे पहले सायमा निकली। चले, मैं आपको अम्मी के पास लेकर चलती हूँ। वो दरअसल बीमार हैं
اس لیے زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی ہیں۔ آئیں۔ وہ انہیں لے کر روبینہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ امرین بھی پیچھے لپکی۔ اقصیٰ نے اسی وقت اس کا بازو تھام لیا اور اس کو روک لیا۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا؟ امرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی اریج کی ممی، آخر ایسی کون سی میری ان سے دوستی تھی جو وہ گھر تک چلی آئیں اور امی کے پاس اب؟ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ میں تو خود حیران ہوں، پرسوں انہوں نے مجھ سے تمہارا ایڈریس اور نمبر لیا تھا اور آج شامی اس کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا۔ باجی باہر کوئی باجی اپنی بڑی سی کار میں آئی ہیں۔ میں ابھی اتنی بڑی کار والی باجی کے بارے میں اندازہ لگا ہی رہی تھی کہ یہ اندر آ گئی اور تمہارے بارے میں پوچھنے لگی، اور یہ 3 منٹ کی واک کے دوران جس قد انکوائری کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہارا رشتہ لینے آئی ہیں۔ اقصیٰ چوکی تھی، پھر امرین اندر جانے کے بجائے اس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ جب وہ دونوں ٹرالی لے کر اندر آئیں وہاں کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ ثنا روبینہ کے ساتھ پلنگ پر ان کے قریب ہی بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی کہ روبینہ بیگم کے چہرے پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، جبکہ سائمہ آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتی ہوں، امید ہے جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ روبینہ بیگم سے مل کر سائمہ کی طرف مسکراہٹ اچھال کر انہوں نے اقصیٰ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر باہر نکل گئی۔ اقصیٰ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ دروازے کے قریب رک کر انہوں نے اقصیٰ سے کہا، میں نے تمہاری امی سے ایک سوال کیا ہے جس کا جواب تمہیں دینا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جواب میرے حق میں ہوگا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ ہکا بکا دروازے کی خالی چوکھٹ کو دیکھتے رہ گئی۔ اندر آئی تو روبینہ بیگم امرین سے بات کر رہی تھے۔ اسے آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بظاہر خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ دل میں خاصی خدبد مچی ہوئی تھی، لیکن سائمہ بھابھی کے سامنے وہ کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے اقصیٰ، میں چلتی ہوں، کل آؤں گی۔ تم بیٹھو، اسے اٹھتا دیکھ کر اس نے منع کیا۔ امرین کے پیچھے بھابھی اور سارم بھی باہر نکل گئے، اور وہ جو انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی ان کے جاتے ہی روبینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بھی جیسے اسی کی منتظر تھی۔ جانتی ہو وہ خاتون کیوں آئی تھی؟ اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لے کر۔ یہ بتاتے ہوئے ان کے چہرے پہ بے پناہ خوشی تھی، لیکن آگے جو کچھ انہوں نے بتایا وہ اس کے حواس کو جھٹکا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ سارم کو کھانا کھلاتے ہوئے سخت جزبز ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سارم نہیں بلکہ سائمہ بھابھی تھی، جو سارے گھر میں گنگناتی پھر رہی تھی، اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کے گنگنانے کی آواز اور تیز ہو جاتی، اور وہ جانتی تھی کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے۔ یہی وجہ تھی وہ اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔ آنی پھپھو، وہ جو اپنے خیالات میں گم تھی، سارم کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے امرین اندر داخل ہو رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو امرین کی آمد اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتی، لیکن اس وقت اسے امرین کا آنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہیلو گڈو موٹو، امرین نے اس کے بجائے سارم سے سلام دعا کی۔ اس کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ امرین، کام کی بات کرو۔ اس کے ٹوکنے پر امرین جو سارم سے بات کر رہی تھی ایک دم سے بریک لگا دیے تھے۔ سارم کو اندر بھیج کر وہ اقصیٰ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا میں اس شادی سے انکار کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں تمہیں امی نے بلایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے انکار کی وجہ بھی بتائی ہوگی۔ نہیں، انہوں نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ انہیں لگتا ہے تم خضر کی وجہ سے انکار کر رہی ہو، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اقصیٰ، میں کم از کم تمہیں اتنی پاگل پن کی امید نہیں کرتی ہوں۔ اس خضر کے لیے تم اپنے مستقبل کو تاریک کرنا چاہتی ہو جس نے تمہارے جذبات، پیار، کسی چیز کی کوئی قدر نہیں کی۔ کتنی آسانی سے تمہیں بتائے بغیر، کوئی ٹھوس جواز دیے بغیر تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اس نے، اور تم اس کے لیے اس رشتے سے انکار کر رہی ہو۔ اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا وہ اس انگریزن کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ جائے گا؟ امرین کی آواز میں غصہ ہی غصہ تھا، ایسا غصہ جو کسی اپنے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ بھی غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی آنکھیں برسنے لگی، لیکن امرین نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ تم بھی وہی سمجھ رہی ہو جو امی کو لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، خضر کو بھولنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن میرے انکار کی وجہ امی کو پتہ ہے۔ عریش کی ممی جو اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی ہیں، اس کی نہ صرف پہلے شادی ہو چکی ہے بلکہ وہ ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ اب کی بار امرین کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ اسے یہ معلوم نہ تھا، ورنہ وہ کبھی اقصیٰ سے اس سلسلے میں بات نہ کرتی۔ اب تو سمجھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر روبینہ بیگم کے کمرے میں آ گئی اور جیسے وہ اس کی منتظر ہی تھی۔ مان گئی اقصیٰ؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ وہ چپ چاپ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آنٹی، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ ایک بچی کا باپ ہے۔ اس کے سوال پر وہ خاموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تبھی اقصیٰ اندر داخل ہوئی۔ امرین ایک نظر اسے دیکھ کر روبینہ بیگم کو دیکھا۔ آنٹی، میں پوری طرح سے اقصیٰ سے اتفاق کرتی ہوں۔ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ اقصیٰ کو ایک شادی شدہ ایک بچی کے باپ سے شادی کرنی پڑے؟ وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، اور کسی کو کیا چاہیے؟ ہاں، میری بیٹی میں ساری خوبیاں ہیں۔ میں ماں ہوں، تم دوست ہو، اسی لیے ہمیں صرف خوبیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا عیب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یتیم ہے۔ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو اسے لاکھوں کا جہیز دے سکے۔ بھائی ہے، لیکن مجھے اس سے ذرہ برابر بھی امید نہیں ہے۔ یہ تب تک محفوظ ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ ادھر میرا دم نکلا، ادھر اس کے بھائی کی نظریں بدلی۔ مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سب جانتی ہے۔ انہوں نے روتی ہوئی اقصیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیمار رہتی ہوں، اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ خضر کے ساتھ تو مجھے تسلی تھی، لیکن انہوں نے گہری آہ بھری۔ میں جانتی ہوں وہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے، لیکن اس کی بہن بہت چاہ سے اقصیٰ کا ہاتھ مانگ رہی ہے۔ صرف 2 بہن بھائی ہیں اور اتنے امیر ہیں کہ اقصیٰ ساری زندگی راج کرے گی۔ تو وہ اتنی سی دیر میں آپ کو اپنا بینک بیلنس بھی دکھا کر چلی گئی؟ انہوں نے اپنے شادی شدہ بھائی کی شادی کرنی ہے؟ جھوٹ بول بھی سکتی ہیں، اور آپ نے ان کے کہنے سے یقین بھی کر لیا۔ اگر وہ اتنے ہی امیر ہیں تو امیر گھر میں ہی کیوں نہیں جاتے؟ مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کے گھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے بات کر رہی ہو تم اقصیٰ؟ امرین کے ٹوکنے پر اسے خود اپنے لہجے کا احساس ہوا تو وہ روندھے ہوئے لہجے میں بولی، امی، میں نے کب دولت کی ہرس کی ہے؟ مجھے تو ہمیشہ محبت اور خلوص کی چاہ رہی۔ وہ آدمی جو پہلے سے شادی شدہ ہے اور پہلی شادی کر چکا ہے، وہ اپنی محبت کسی سے اور کیسے شیئر کرے گا؟ اور اس کے پاس میرے لیے کیا ہوگا؟ اور میں کیا کروں گی ایسی دولت کا جس سے مجھے سکون ہی نہیں ملے گا؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اس کے رونے پر روبینہ بیگم بے چین سی ہو گئی۔ اقصیٰ میری جان، تم رو نہیں، میں تمہارا برا کیسے چاہ سکتی ہوں؟ ماں ہوں تمہاری، میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ان کے لہجے میں یقین تھا، لیکن اس نے جیسے ان کے لہجے اور اس کے یقین کو محسوس ہی نہیں کیا۔ میں خوش نہیں رہ سکتی امی، میں کبھی محبت نہیں کر سکتی۔ وہ سر جھکائے خود کو باور کرا رہی تھی۔ جب اس نے امرین کی گھبرائی ہوئی آواز سنی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ روبینہ بیگم کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، ان کا ہاتھ سینے پر تھا۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بدحواس ہو کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کا کاندھا ہلایا ہے۔ اس نے بمشکل اپنی دکھتی آنکھیں کھولی۔ سامنے نبیل بھائی کھڑے تھے۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ بمشکل کھڑی ہوئی تھی۔ اقصیٰ، تم کل سے یہاں ہو اور سوئی بھی نہیں ہو۔ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ تم ایسا کرو، گھر چلی جاؤ۔ نہیں بھائی، مجھے گھر میں چین نہیں آئے گا، مجھے امی کے پاس رہنے دے۔ اس نے جھلملاتی ہوئی نظروں سے دوائیوں کے زیر اثر سوتی روبینہ بیگم کو دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نبیل بھائی نے بھی روبینہ بیگم کو دیکھا۔ یہاں امی کے پاس بھی کسی کا ہونا ضروری ہے اور گھر میں بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ سائمہ کے کتنے فون آ چکے ہیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے نبیل کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو پھر تم رک جاؤ، میں گھر چلا جاتا ہوں، کل جلدی آ جاؤں گا۔ وہ اس کے جواب میں کیا کہہ سکتی، سر ہلا کر رہ گئی۔ نبیل کے جاتے ہی وہ روبینہ بیگم کے بیڈ کے قریب آ گئی اور ان کا ہاتھ ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ آج ان کی جو حالت تھی، اس کی ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ انہیں جو خدشے تھے اسے تب محسوس نہیں ہوئے تھے، لیکن اب وہ انہیں محسوس کر سکتی تھی۔ صرف 2 دن، اور ان 2 دنوں میں خود کو کتنا اکیلا محسوس کر رہی تھی، جب اس کی ماں کا وجود کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا تھا۔ اور اگلی سوچ پر اس نے بے اختیار سختی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ سب باتیں، سب خدشے اپنی جگہ، لیکن اس کے دل میں جو خدشے تھے ان کا کیا؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ رشتہ اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا؟ اس کی سوچوں کو بریک ٹیبل پہ رکھے سیل فون کے وائبریشن نے لگایا۔ اس نے بڑی آہستگی سے روبینہ بیگم کا ہاتھ بستر پر رکھا اور فون اٹھا کر کونے میں آ گئی۔ اسکرین پر نظر آنے والا نمبر انجانا تھا۔ اس نے آن کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، السلام علیکم اقصیٰ، میں ثنا بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ آواز اور نام سن کر ایک پل کے لیے وہ خاموش رہ گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے پھر اسے پکارا گیا۔
जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अक्सा। अमरीन से आंटी के बारे में पता चला। अब कैसी तबीयत है उनकी? जी, अब पहले से बेहतर है। अच्छा, तुम कौन से अस्पताल में हो और रूम नंबर क्या है? ओके, मैं सुबह चक्कर लगाती हूँ। उसके बताने पर उन्होंने कहा तो अक्सा ने बेख्तियार गहरा सांस लेकर फ़ोन बंद कर दिया। वो दीवार से टेक लगाए कब से अपनी माँ के मुतमईन और मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी। अभी कुछ देर पहले वो रुबीना बेगम को दलिया खिला रही थी और उनका मूड ठीक करने के लिए इधर उधर की बातें कर रही थी, तो वो यूं थी जैसे उसे सुन ही न रही हो। और अभी सना और उनके साथ उनका ड्राइवर फ्रूट्स और जूसेस वगैरह लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही रुबीना बेगम खुश हो गई और अब हशाश बशाश बैठी उनसे बातें कर रही थी। उसने अपनी माँ से नजरें हटाकर नबील भाई को देखा, जो बहुत गौर से सना को देख रहे थे। उन्होंने नबील भाई की तरफ एक कार्ड बढ़ाया और खड़ी हो गई। अच्छा आंटी, इजाज़त दे और जल्दी से ठीक हो जाएं। आखिर आप दुल्हन की अम्मी हैं। वो झुककर रुबीना बेगम से गले मिली, जबकि अक्सा ने सख्ती से होठ भींच लिए। और नबील भाई, आप अपनी तसल्ली कर लें। उनके कहने पर नबील भाई ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर वो अक्सा के सामने आकर रुकी। आंटी, अब ठीक है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपना ख्याल रखो। उसने अपने हाथ से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटकर कान के पीछे किया। आंटी जी, अक्सा का ख्याल रखें, ये आपके पास मेरी हमारी अमानत है। उसने मुड़कर रुबीना बेगम से कहा, जबकि वो हैरत से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। उसने अब तक कहाँ हाँ की थी और ये बात कब तय हुई? हारून ने मुझे लेने आना था, सोचा था तुम दोनों को मिलवा देती, लेकिन तुमने तो अपना हाल बेहाल किया हुआ है। चलो फिर सही। वो पिछली दफ़ा की तरह उसका गाल सहलाकर बाहर निकल गई। उसके जाते ही उसने रुबीना बेगम की तरफ देखा, लेकिन वो आंखें बंद कर चुकी थी, जिसका मतलब था कि उनसे बात न की जाए। उसे बेहद गुस्सा आया था। जिस तरह की उनकी तबीयत थी, वो बात भी नहीं कर सकती थी। आज उन्हें डिस्चार्ज होना था और उसने घर पहुंचने तक खामोश रहने का फैसला किया था। वो सारिम के लिए दूध लेकर आई थी, लेकिन नबील भाई के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। उसने दस्तक के लिए हाथ उठाया, तभी उसे सायमा की आवाज़ सुनाई दी। वो उसके बारे में ही बात कर रही थी, लेकिन जब अपने नाम के बाद उसने हारून का नाम सुना तो दस्तक के लिए उठा उसका हाथ बेसाख्ता उसके पहलू में ठहर गया। न चाहते हुए भी वो उनकी बात सुनने लगी। आप हारून का पता करने गए थे? हाँ, गया था। तो फिर क्या पता चला? सायमा भाभी की पुरतजस्सुस आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं सायमा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जो सना साहिबा आई थी, उनके हुलिये से तो अंदाज़ा होता है कि वो खुशहाल हैं। फिर उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ सबसे अच्छा है। अपने भाई के बारे में उन्होंने जो बताया वो सब ठीक है। अम्मी ने भी कहा कि उन्हें ये रिश्ता न सिर्फ पसंद है बल्कि कबूल है। और मैं खुश होने के साथ साथ हैरान भी था। आखिर इतने अमीर लोग हम जैसे लोगों में क्या नज़र आया? वो तो मुझे अब मालूम हुआ कि वो आदमी न सिर्फ पहले से शादीशुदा है बल्कि एक बच्ची का बाप भी है, और अम्मी भी इस बात को जानती है। फिर भी हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? कैसी बातें करती हो साहिबा? अब के वो गुस्से से बोले थे। अक्सा की अभी उम्र ही क्या है और उसमें कोई ऐब है जो उसकी एक शादीशुदा आदमी और एक बच्चे के बाप से शादी कर दी जाए? लेकिन मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। ये भी खूब कही आपने। बहन बेटियां बोझ ही होती हैं। और उम्र की क्या बात की आपने? आपकी बहन इतनी भी नन्ही काकी नहीं है, 32 साल की है। और आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आगे बहुत आला रिश्ते मौजूद हैं। अव्वल तो मुश्किल से कोई रिश्ता आएगा, और अगर आया भी तो ऐसा ही आएगा जो हमारे जैसे होंगे। इतना अमीर तो कोई भी नहीं होगा, और अगर जो कोई होगा भी तो पूरा पूरा जहेज लेगा। कहाँ से दोगे? मेरा ख्याल है अम्मी को आपसे ज़्यादा अक्सा से प्यार है, और जब उनको कोई एतराज़ नहीं तो आपको क्या मसला है? अब की बार नबील भाई की कोई आवाज़ नहीं आई। शायद वो कायल हो गए थे, और वो जो सोच रही थी उनसे अपने दिल की बात करेगी, वो उसके दिल में ही रह गई। लेकिन फिर भी एक बार अक्सा से पूछ लेते हैं। नबील भाई की धीमी सी आवाज़ आई। आपकी बहन पर शायद अभी तक खिज़र का भूत सवार है, इसीलिए उसमें फ़ैसला करने की सलाहियत अभी मौजूद नहीं है। उससे ना पूछे तो बेहतर है। वो चुपचाप वहाँ से हट गई। आखिर तुम हथेली पर सरसों जमाने पर क्यों तुली हो? सना ने हैरान होकर हारून को देखा। ना तो मैं शादी करना चाहता हूँ और ना ही मुझे ज़रूरत है। पता है मुझे तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन रमशा को माँ की ज़रूरत है। इस बात को तुम मानते हो या नहीं? हाँ, होती है, लेकिन अक्सा बहुत डिफरेंट है।
सना के पूरी यकीन अंदाज पर वो इस्तेहज़ाई अंदाज में मुस्कुराया था। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? इंसान को जानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है, सना ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा। आप तो उसके इश्क में मुब्तला हो गई हैं, हारून ने चिढ़ कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। तुम भी हो जाओगे? अब के हारून ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर सर झटक कर साथ बैठे अपने बहनोई से मुखातिब हुआ। यूसुफ भाई, आप अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं? यार, तुम भाई होकर नहीं समझा सके तो मैं गरीब बेचारा शौहर हूँ जो बिल्कुल अपनी बेगम के रहमो करम पर है। वो बात के इख्तिताम पर खुद कहकहा लगाकर हंस पड़े। मैं भी अक्सा से मिल चुका हूँ, वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। और फिर तुम चाहे रमशा की कितनी भी अच्छी देखभाल कर लो, लेकिन जो तरबियत माँ कर सकती है वो तुम नहीं कर सकते। भाईजान, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी बात आप लोग नहीं समझ रहे हैं। शायद रमशा की किस्मत में माँ का प्यार ही नहीं, वरना उसकी माँ उसे यूं छोड़कर क्यों चली जाती। ये कहते हुए उसका चेहरा बेसाख्ता सुर्ख हुआ था। यूसुफ ने सवालिया नज़रों से सना को देखा। हारून, सब लोग एक जैसे नहीं होते। शायद, उसने गहरा सांस लेकर कहा, लेकिन मुझे औरत के इस रूप से नफरत है। उसको अपनी बीवी से जो जख्म मिला था उसके बाद उसका ये रवैया हक बजानिब था, लेकिन सना अपने भाई को यूं तन्हा जिंदगी गुजारते नहीं देख सकती थी। पिछली बातें भूल जाओ हारून, अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचो, और मुझे यकीन है कि अक्सर तुम्हें इतनी ज़्यादा खुशियाँ देगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। आप समझ नहीं रहे हैं, वो जैसे जिच होकर बोला। समझ तुम नहीं रहे हो। अब जब शादी की डेट फिक्स हो रही है, सब कुछ तय है, तुम आए बाएं शाएं कर रहे हो। जानते हो इन लोगों को मनाने के लिए मुझे कितने जतन करने पड़े थे। तो आपसे किसने कहा था? हारून ने गुस्से से कहा। तुम भी कमाल करती हो सना। खामोशी से दोनों बहन भाई की गुफ्तगू सुनते हुए यूसुफ भाई आखिर बीच में बोल पड़े। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हारून को कोई रिश्ता ही नहीं मिलना था। एक से एक हसीना दिल हाथ में लिए उनकी राह में खड़ी थी। यूसुफ ने शरारत से अपने साले को देखा तो सना भी मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ मेरा भाई है ही शहजादा, लेकिन वो सब फैशन की मारी अपने आप में मगन। अगर उनमें से किसी का भी इंतखाब किया जाता तो उसका मकसद सिर्फ हारून और हारून की दौलत होता। उनमें से कोई भी रमशा को माँ का प्यार नहीं दे सकता था। और ये आप कैसे कह सकती हैं कि जिस लड़की का आपने इंतखाब किया है उसे मेरी दौलत की चाह नहीं, और वो रमशा को माँ का प्यार देगी, और वो अनमैरिड है, खूबसूरत है, एजुकेटेड है, तो उसकी क्या मजबूरी है कि मुझसे जो पहले से शादीशुदा और एक बच्ची का बाप है उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। हारून अपने सवालों के लिए हक बजानिब था। मैंने कहा ना, मैंने किस तरह अक्सा की वालदा को तैयार किया है, मैं ही जानती हूँ। उसकी वालदा बीमार है, फादर की डेथ हो चुकी है, उसकी अम्मी अपनी ज़िंदगी में उसकी शादी देखना चाहती हैं, बस यही बात है। वो कायल नहीं हुआ था, लेकिन उसका फ़ोन आ गया तो वो माजरत करके उठ गया, जबकि सना पुरसोच अंदाज में उसे जाता देखती रही। किस एंगल से लगता है कि तुम्हारी शादी हो रही है? बल्कि लगता है तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अक्सा, खुदा के लिए अपने हवास बाख्ता शक्ल पर कुछ रौनक ले आओ। ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें अगवा करके ले जा रही हूँ। वो उसके साथ चलती हुई मुसलसल बोल रही थी, लेकिन अक्सा की घबराहट में कोई फ़र्क नहीं आया था। खुदा के लिए अमरीन, खामोश हो जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। वो तो नज़र आ रहा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, क्यों परेशान हो? आखिर सना जी ने हमें इस शॉपिंग मॉल में क्यों बुलवाया है? ये शॉपिंग मॉल है ना, यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं, तो उन्होंने भी शॉपिंग करने के लिए बुलाया होगा। अभी अक्सा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ सना थी। उसने सना को उस शॉप के बारे में बताया जहाँ वो और अमरीन खड़े थे। कुछ देर बाद वो उनके सामने थी। सना ने उसके लिए अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी, और हर जोड़ा इतना महंगा था कि वो देख देख कर हैरान हो गई थी। चलते चलते वो वक्तन फ़ौक्तन अपने मोबाइल पर मैसेज कर रही थी। फिर वो उन्हें लेकर ज्वेलर की शॉप में आ गई। उन्होंने खड़े खड़े लाखों खर्च कर दिए थे। अमरीन उसकी किस्मत पर रश्क कर रही थी। क्या ख्याल है, अब कुछ खा लिया जाए? सारी खरीदारी के बाद सना ने उन दोनों से कहा। नहीं, अब हमें चलना चाहिए, अक्सा ने जल्दी से कहा। क्यों अक्सा, क्या हो गया? लगता है तुम्हें शॉपिंग पसंद नहीं आई। नहीं, ऐसी बात नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो अम्मी की वजह से कह रही हूँ, वो इंतज़ार कर रही होंगी। कोई बात नहीं, मैं खुद छोड़ आऊँगी। यहाँ मैकडॉनल्ड से कुछ ले लेते हैं।
ان کے حتمی انداز پر وہ دونوں مزید کیا کہہ سکتی تھی؟ اپنا آرڈر دے کر ابھی وہ ٹیبل پر آئے ہی تھے جب ثنا مسکرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے اٹھنے پر اقصیٰ نے تعجب سے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا، جہاں ایک ہینڈسم سا آدمی کھڑا تھا۔ اس کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوایا ہے؟ وہ ثنا سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کسی سے ملوانا تھا، ثنا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہارون یہ اقصیٰ ہے اور اقصیٰ یہ ہارون ہے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اقصیٰ کی نظریں اپنے پاؤں پر ٹک گئی تھی۔ وہ اب کہاں دیکھ رہا تھا اسے خبر نہیں تھی۔ اور یہ امرین ہے، اقصیٰ کی بیسٹ فرینڈ۔ میں نے سوچا شادی میں کچھ دن رہ گئے ہیں، ایک دوسرے کو کم از کم دیکھ تو لے، یہ نہ ہو کہ شادی والے دن ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ ثنا کی بات پر وہ اور امرین کہا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ وہ اتنی نروس تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے 1 منٹ میں غائب ہو جائے۔ اقصیٰ، اگر تمہیں ہارون سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لو۔ اسے خود احساس ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، جبکہ کانوں کی لویں تک جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تو ثنا نے بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ اقصیٰ بہت شائع ہے، ہارون تم ہی کوئی بات کر لو، میں اور امرین دوسری ٹیبل پر چلے جاتے ہیں۔ اور اقصیٰ کی جان ہوا ہونے لگی۔ اٹس اوکے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، بٹ آئی ہیو ٹو گو، مجھے آفس میں ضروری کام ہے۔ سوری، اوکے ثنا، چلتا ہوں۔ اس نے پتہ نہیں کس سے ملنے کی خوشی پر اظہار کیا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی اقصیٰ نے گہرا سانس لیا۔ ثنا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اب چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں چلو، اب کی بار ثنا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اقصیٰ اور امرین کو چھوڑ کر جب وہ گھر کی طرف جا رہی تھی، ان کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ ہارون بھائی کا کوئی فون آیا؟ وہ جو اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی حیرت سے امرین کو دیکھنے لگی۔ تم سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ فون کریں گے؟ امرین جو شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا جواب سن کر مسکرا دی۔ کہا نہیں تھا تو کیا ہوا، بغیر کہے بھی تو فون آ سکتا ہے۔ نہیں آیا، وہ غصے سے بولی۔ لگتا ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ وہ کام چھوڑ کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ امرین تم مجھے تنگ کرنے آئی ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ تنگ کرنے نہیں، صرف تمہارا جائزہ لینے آئی تھی۔ مذاق ایک طرف، مجھے صحیح بتاؤ، تم خوش ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اقصیٰ نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ پہلی والی سچویشن بھی نہیں ہے اب۔ اگر تم خوش نہیں ہو تو ناخوش بھی نہیں لگ رہی۔ امرین کی بات پر وہ مسکرا دی۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ میری ایک ہاں سے میری ماں کے چہرے پر جو رونق آئی ہے، اس کے بعد مجھے کوئی افسوس نہیں رہا۔ میں نے سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ فیصلہ امی کا فیصلہ ہے اور اس میں ان کی دعائیں بھی شامل ہے۔ بس وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا۔ اور ثنا، جس قدر محبت سے تمہیں لے جا رہے ہیں، قسم سے مجھے تم پر رشک آ رہا ہے، اور ہارون بھائی کو دیکھ کر تو سارا افسوس ہی ختم ہو گیا ہے۔ کتنی شاندار پرسنالٹی ہے ان کی۔ بس میری دعا ہے جس محبت کی تم حقدار ہو وہ تمہیں ضرور ملے۔ اس کی دعا پر وہ مسکرا دی۔ اس نے ماضی کی راکھ کو دل سے کھرچ کر خوشحال مستقبل کی دعا کرتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، لیکن جانے کہ پھر بھی کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے گر گئے تھے۔ ثنا نے کسی قسم کے جہیز سے منع کیا تھا، لیکن روبینہ بیگم نے پھر بھی اپنی توفیق کے مطابق کافی کچھ دیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب سے اس کے لیے جمع کر رہی تھی۔ وہ تو اتنا کچھ دیکھ کر حیرانی رہ گئی تھی۔ امرین بار بار اس سے کہہ رہی تھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن اس کا آئینہ دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے اسٹیج پر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ وہ جو بالکل ساکت تھی، ماں کے گلے لگتے ہی وہ سکتہ ٹوٹ گیا تھا، اور وہ اتنا روئی تھی کہ ثنا کو آگے بڑھ کر اسے الگ کرنا پڑا تھا۔ سارا راستہ ثنا نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، جو اس کے لیے تقویت کا باعث بنا تھا، ورنہ جس سے اتنا مضبوط رشتہ جڑا تھا اس کی تو اس نے آواز بھی نہیں سنی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مختلف رسموں سے اس کا استقبال ہوا تھا۔ ہر رسم میں اس کے لیے چاہت تھی۔ کچھ دیر فوٹو شوٹ ہوا، پھر ثنا اسے کمرے میں چھوڑ چلی گئی۔ گھر میں ابھی بھی کچھ مہمان موجود تھے۔ وہ ہارون کو ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں آئی، جہاں حمیرہ کی گورنس کھانا کھا رہی تھی۔ تم یہاں ہو؟ رمشا کے پاس کون ہے؟ رمشا کے سلسلے میں لاپرواہی پر اسے غصہ آ گیا۔ جی وہ ہارون بھائی ہیں رمشا کے ساتھ۔ یہ سن کر ان کے اعصاب اور تن گئے تھے۔
दरवाज़ा खोलते ही उनकी पहली नज़र हारून पर पड़ी थी, जो रमशा को सीने पर लिटाए आंखें बंद किए लेटा था। सना का दिल चाहा अपना सर दीवार पर दे मारे। हारून! उनकी पुकार पर वाज़ेह तौर पर गुस्सा झलक रहा था। हारून ने सिर्फ आंखें खोलने पर इक्तफा किया। मजबूरन उन्हें खुद बेड तक आना पड़ा। हारून, तुम उसे निकाह करके लाए हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर। उसके हुकूक हैं तुम पर। उसको यूं नज़रअंदाज करके तुम उसके और अल्लाह के दोनों के गुनहगार बन रहे हो। अपने लिए न सही, रमशा के लिए उससे ताउन करो। अगर तुम उसका ख्याल नहीं करोगे तो वो रमशा को कैसा अपना सकेगी? अब की बार उसने आंखें खोलकर सना को देखा। तुम रमशा की फ़िक्र न करो, मैं रमशा के साथ सोऊंगी। आज तुम्हारा अक्सा के साथ होना ज़रूरी है। कल बेशक रमशा को पास सुला लेना। सना ने सोई हुई रमशा को गोद में उठाया और चुपचाप वो खड़ा हो गया। रुको हारून, वो दरवाजे के पास पहुंचा तब सना की आवाज़ पर रुक गया। ये अक्सा को दे देना अपनी तरफ से, और प्लीज़ उसके साथ अच्छी तरह बात करना। ये कहते हुए सना का लहजा काफ़ी मुल्तजी था। वो सर हिलाकर रह गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, वो बेड पर सर झुकाए साकित बैठी थी। उसके दाखिल होने पर भी उसके साकित वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। अस्सलामु अलैकुम। उसके सलाम के जवाब में भी कोई आवाज़ नहीं आई, तो वो बेड के करीब खड़ा सामने दीवार को देखता रहा और सोचता रहा कि ये बात कैसे शुरू करे। मैं आपसे जो बात करने लगा हूँ, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। बात यह है कि कमी आप में नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। ये शादी मैंने सिर्फ सना और ख़ास तौर पर रमशा अपनी बेटी के लिए की है। अब जब आप मेरे निकाह में हैं तो इस हक़ से आप यहाँ हर चीज़ की मालिक हैं। आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी। आपको यहाँ रमशा के लिए लाया गया है। अगर आप रमशा को सही मायनों में प्यार देंगी तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ। बात के इख्तिताम पर मुसलसल खामोशी छाई रही तो उसने नज़रें घुमाकर दाईं तरफ देखा। वो अब भी वैसे ही सर झुकाए बैठी थी। वो उसके चेहरे के तासुरात तो दूर की बात चेहरा भी नहीं देख पाया। उसने एक पल उसके बोलने का इंतज़ार किया, लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई रद्द अमल ज़ाहिर न हुआ तो उसने हाथ में पकड़ा कंगन का बॉक्स उसके आगे कर दिया। ये आपके लिए है। रख कर वो सीधा खड़ा हुआ। अभी मुड़ा ही था जब उसने उसकी आवाज़ सुनी। मुझे चेंज करना है। उसे ऐसा लगा जैसे खामोशी में सुरीली घंटियाँ बज उठी। साथ ही चूड़ियों की छन छन पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने मुड़कर देखा, वो भारी दुपट्टा और लहंगा संभालती बेड से उतर रही थी। उसके देखते ही देखते वो खड़ी हुई और सर उठाकर उसे देखा। उसे मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर उसने सर झुका लिया। वॉशरूम की तरफ उसने हाथ से इशारा किया। वो हवा के सुबुक झोंके की तरह उसके करीब से गुजरी थी और उसके एक एक कदम के साथ हारून की नज़रें भी थी। जब ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया तो वो जैसे चौंक कर होश में आया। जब सना उसे यहाँ बैठा कर गई थी तो उसका दिल आने वाले लम्हों के ख्यालात से बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन हर गुज़रते पल के साथ धड़कन मध्यम होती जा रही थी। कितने ही पल गुजर गए, वो दिल जैसे धड़क धड़क के थक गया था और फिर दरवाज़ा खुला था तब जब हर तरफ खामोशी छा गई थी। उसने आकर सलाम किया था, लेकिन वो कोशिश के बावजूद कुछ भी ना कह सकी और फिर वो बोलता गया और वो सुनती रही। सब कुछ सुनकर उसे झटका सा लगा था और झटका लगना भी चाहिए था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसमें सोचने और महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। वो कह रहा था उसे शादी की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे मायनों में उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक ही तो कह रहा था। वो तो मोहब्बत कर चुका था जिससे उसने मोहब्बत की थी। जब उसने उसे नहीं अपनाया तो वो तो फिर उससे मोहब्बत ही नहीं करता था। उसे यहाँ किसी की माँ बनाकर लाया गया था। अब उसे किसी चीज़ की हाजत नहीं रही थी। वो बस वहाँ से हट जाना चाहती थी। उसके उठने पर पहली बार उसने उसे देखा था और उसने वाज़ेह तौर पर उसे चौंकते देखा था। वो नहीं जानती थी क्यों। वो भारी कदमों के साथ उसके बताए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसकी पहली नज़र सामने दीवारगिर आईने पर पड़ी, जहाँ उसका अक्स बहुत वाज़ेह था। वो उसी अक्स के ज़ेरे असर चलती हुई दीवारगिर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसकी खुद पर से नज़र नहीं हट रही थी। अमरी ने उसे कहा था कि उस पर बहुत रूप आया है, लेकिन उसने खुद को देखा भी नहीं था। लेकिन अब वो खुद को देखकर चौंक उठी थी और उसे अपने चौंकने पर किसी और का चौंकना भी याद आया था। क्या उसके चौंकने की वजह भी मेरा रूप था?
نہیں، اس نے سر خود ہی نفی میں ہلایا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود پر سے نظریں ہٹائیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں اتاری تھیں۔ ٹیکا، جھومر، ہر اترتی چیز کے ساتھ یادوں اور باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ وہ بہت آہستگی سے کام کر رہی تھی، جانتی تھی باہر کسی کو اس کا انتظار نہیں۔ اگر آج باہر بیٹھے شخص کی جگہ خضر ہوتا تو؟ اس خیال کے آتے ہی جانے کہاں سے دو آنسو گالے پر لڑک گئے۔ امی، بھابھی اور بھائی نے سوچا محلوں میں راج کروں گی۔ ہاں، یہ گھر محل ہی تو ہے۔ یہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس نے ارد گرد نظریں گھما کر دیکھا، لیکن اس محل کے اندر میں ایک ایسی شہزادی ہوں جس کے جسم میں دوسروں کی خواہشوں کی سوئیاں چبھو دی گئی ہیں، جسے اب کوئی شہزادہ آ کر نہیں نکال سکتا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ کپڑے بدل کر کچھ دیر یوں ہی کھڑی وہ اپنے حواسوں کو بحال کرتی رہی۔ پھر اس نے سختی سے اپنے چہرے پر آئے آنسو کو صاف کیا۔ اپنی ہر خواہش، ہر چاہت کو دل کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا، اور اب وہ صرف حکم کی غلام تھی۔ باہر نکلتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا یا تو وہ سو چکا ہوگا یا باہر جا چکا ہوگا، لیکن وہ تو اس کا منتظر تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ بیڈ پر آرام سے سو جائیں۔ اقصیٰ نے صوفے کو دیکھ کر اس کے قد کو دیکھا۔ اتنے لمبے قد کے ساتھ اس صوفے میں سمانا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ ویسے بھی بیڈ پر بھی اسے نیند کہاں آنی تھی۔ وہ بیڈ پر جانے کے بجائے صوفے کے قریب آ گئی۔ میں یہاں ٹھیک رہوں گی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا قطعیت بھرا انداز دیکھ کر وہ بھی خاموشی سے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ اگلے ہی پل کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور کچھ دیر بعد کمرے میں نیلگوں روشنی پھیل گئی۔ وہ آہستگی سے صوفے پر لیٹ گئی۔ کمرے کے ساتھ دل میں بھی مکمل خاموشی تھی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور اے سی کی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ دماغ کو اس نے ہر سوچ سے آزاد کر دیا تھا، اس لیے اندھیرا ہوتے ہی نیند غالب آنے لگی۔ وہ جب بیڈ پر لیٹا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ لڑکی جو اس کی بیوی کے روپ میں آج اس کے کمرے میں موجود ہے، اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ اس کی اتنی بے مروتی پر بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مسلسل اسی کے بارے میں ہی سوچا جا رہا تھا۔ دروازے پر شاید دستک ہوئی تھی جس نے اسے نیند سے بیدار کیا تھا۔ اس کی پہلی نظر بیڈ کی طرف گئی جہاں پر اب کوئی نہیں تھا۔ اس نے بے دلی سے نظریں گھڑی کی طرف گھمائی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے سارے کمرے کو دیکھنے لگی۔ بے حد خوبصورتی سے سجا کمرہ بھی اس میں کوئی احساس بیدار نہ کر سکا۔ نظریں چھت پر جھولتے فانوس پر جا کر رکی، پھر خود تھک کر وہ اٹھ گئی۔ جب واش روم سے نکلی، ثنا کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ ان کی نظریں صوفے پر جمی تھی، جبکہ چہرے پر سوچوں کا جال بچھا تھا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں اقصیٰ نے صوفے کی طرف دیکھا جہاں تکیہ اور چادر پڑی تھی۔ اس نے بے ساختہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ آہٹ پر ثنا نے سامنے دیکھا۔ اقصیٰ سے نظریں ملنے پر وہ مسکرا دی۔ میں پہلے بھی آئی تھی، تم سو رہی تھی شاید۔ ناشتہ تیار ہے، ادھر ہی منگوا لوں یا ڈرائنگ روم میں چلیں گی؟ جیسا آپ کہیں۔ بھائی میں کیا کہوں، تم اس گھر کی مالکن ہو، تم ہی بتاؤ۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولی تو ثنا اس کے قریب آ گئی۔ یہاں بیٹھو۔ ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ ویسے تو یہ پوچھنا اچھا نہیں لگتا، یہ تمہاری پرسنل لائف ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے اس معاملے میں اگر میں نے تم دونوں کے دماغ میں جو الجھنیں ہیں نہ دور کی تو سب ختم ہو جائے گا۔ ثنا کی اتنی لمبی تحمید کا مقصد اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہارون نے کل تم سے کیا کہا؟ اقصیٰ نے نظریں اٹھا کر ثنا کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی جواب کی منتظر تھی۔ کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ مت بولو اقصیٰ، وہ ڈپٹ کر بولی۔ تم شاید مجھے اپنی ننند سمجھو، لیکن میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتی ہوں۔ تمہیں یہاں میں اپنی پسند سے لائی ہوں۔ تمہارے بارے میں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، اور ان دعووں پر مجھے یقین بھی بہت ہے، اور وہ خود بھی جانتی تھی وہ یہاں صرف ثنا کی خواہش کی وجہ سے تھی۔ بولو اقصیٰ۔ ثنا نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا تو آنکھوں میں جمی برف پگھلنے لگی۔ آنسو ایک کے بعد ایک اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ انہوں نے کہا انہیں شادی کی ضرورت نہیں تھی، وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ثنا کا دل چاہا سامنے ہارون ہو تو اس کو ایک تھپڑ رسید کر دے۔
اس کے اتنا سمجھانے کے باوجود مرغے کی وہی ایک ٹانگ۔ ثنا کو روتی ہوئی اقصیٰ پر بے تحاشا ترس آیا تھا، پھر بھی اقصیٰ نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ انہیں ایک بار پھر اپنے انتخاب پر ناز ہوا تھا۔ ثنا نے بہت پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ پلیز اقصیٰ، تم ہارون کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ دراصل ہارون کے ساتھ جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ اب تک اس کے صدمے کے زیر اثر ہے۔ ہارون کی شادی جس سے ہوئی تھی اس نے ہارون کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ رمشا 3 ماہ کی تھی جب وہ اسے گھر کے دروازے کے باہر لاوارثوں کی طرح چھوڑ گئی تھی۔ ہماری کام والی آئی تو دیکھا کہ ایک بچہ باہر پڑا ہے۔ وہ بچے کو اٹھا کر اندر لے آئی۔ ابھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ ناز کا فون آ گیا کہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہے۔ ہارون کا بچہ اس کے لیے بوجھ ہے، لہٰذا یہ بوجھ وہ خود اٹھائے۔ ہمارے لیے تو وہ بوجھ نہیں تھی، ہارون کی تو وہ جان ہے، لیکن یہ خیال آج بھی لرزا جاتا ہے کہ اتنی سی جان خدا نخواستہ باہر سے کوئی جانور اٹھا لے جاتا یا کچھ کاٹ لیتا تو۔ ثنا کے ساتھ اقصیٰ نے بھی بے ساختہ جھرجھری لی۔ تب سے ہارون ایسا ہو گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تم پسند نہیں۔ تم تو اتنی پیاری ہو کہ کوئی بھی تمہیں پسند کر لے، کوئی بھی تم سے محبت کرنے لگے، اور مجھے یقین ہے کہ ہارون بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بس تمہیں تھوڑی محبت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں یہ سب تمہیں شادی سے پہلے بتانا چاہتی تھی، لیکن حالات کچھ ایسے رہے کہ مجھے بتانے کا موقع نہیں ملا۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ہارون جیسا لا تعلق نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، وہ بہت حساس اور محبت کرنے والا ہے۔ اسے جلد ہی تمہاری خوبیوں کا اندازہ ہو جائے گا، پھر دیکھنا تمہیں اتنی محبت ملے گی کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ تبھی اریج بچی کو اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ رونے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا تھا۔ ماما دیکھیں، رمشا رو رہی ہے۔ ثنا نے فوراً اسے گود میں لے لیا۔ رمشا میری جان، وہ اسے سینے سے لگائے پچکارنے لگے، جبکہ اریج مسلسل اقصیٰ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اقصیٰ مسلسل اس کے دیکھنے پر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ نے جیسے اسے حوصلہ دیا۔ ٹیچر، اب آپ یہیں رہیں گی؟ اس کی بات پر ثنا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بیٹا، اب یہ آپ کی ٹیچر نہیں، مامی ہے، رمشا کی مما ہے۔ کہنے کے ساتھ اس نے رمشا کو اس کی طرف بڑھا دیا اور اس نے بڑی احتیاط سے اس نازک وجود کو تھاما۔ اس کومل وجود کی موہنی صورت دیکھ کر اس نے بے ساختہ اس کا منہ چوما۔ وہ تقریباً 6 ماہ کی صحت مند بچی تھی۔ ارے اقصیٰ، یہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہے؟ ثنا کی پرجوش آواز پر اس نے مسکرا کر سامنے دیکھا تو نظریں سامنے دروازے پر کھڑے ہارون سے جا ٹکرائی۔ نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ سکر گئی تھی۔ ماموں، اسے دیکھ کر اریج بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی تو اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ آؤ ہارون، دیکھو رمشا نے فوراً اپنی ماں کو پہچان لیا۔ ثنا کا لہجہ خوشی کے ساتھ جتاتا ہوا بھی تھا۔ ہارون نے بغور اقصیٰ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، لیکن وہ بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ بس رمشا کو دیکھے جا رہی تھی، جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے اس کے بالوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سب سے مل رہی تھی۔ اس نے کئی لوگوں کو اپنی قسمت پر رشک کرتے سنا تھا۔ جب انسان پر مشکل آتی ہے تو اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو ان کا ہمت سے مقابلہ کرے یا خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دے، اور اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ محبت اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ اس نے اس معاملے میں ہار مان لی تھی۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ تھے جو سمجھوتے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو چلو ان میں سے ایک وہ بھی صحیح۔ اور جہاں تک رمشا کی بات تھی، اسے اس کے لیے لایا گیا تھا، اور جب سے اس نے رمشا کی پیدائش کی کہانی سنی تھی اور اسے دیکھا تھا، اس کے دل میں خود بخود اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک عورت چاہے ماں ہو یا نہ ہو، اس کے اندر ممتا تو اللہ نے شروع سے ہی رکھی ہوتی ہے، اور پھر اسے تو بچے ویسے بھی بہت اچھے لگتے تھے۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی رمشا کی سوتیلی ماں بن سکے گی۔ کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ رمشا کے بارے میں سارے حالات سن کر امرین نے بے ساختہ افسوس سے کہا تھا۔ میں تو خود حیران ہوں، تم رمشا کو دیکھو گی تو اتنی پیاری ہے کہ کوئی غیر بھی بے ساختہ اس سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ وہ تو پھر اس کی سگی اپنی اولاد تھی۔ امرین نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ، ثنا نے رمشا کی ماں کے متعلق کوئی اور بات بھی بتائی؟ تم نے دیکھا ہے اس کو؟ کیسی عورت ہے وہ؟
नहीं, बस इतना ही कहा कि उसने हम सबको धोखा दिया है। और जहाँ तक देखने की बात है, मैं सिर्फ वहाँ एक ही दिन रही हूँ। वलीमे के बाद मैं इधर ही आ गई थी और मुसलसल 5 दिनों से यहीं हूँ। 5 दिन? अमरीन ने 5 दिन को काफ़ी लंबा खींचता था। लगता है ये 5 दिन 5 सदियों की तरह भारी महसूस हो रहे हैं। हारून भाई ज़्यादा याद आ रहे हैं? अमरीन के कहने पर वो मुस्कुरा दी। अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराहट चेहरे पर रखना शुरू से ही उसकी आदत थी। जब ये दर्द उसने अपनी माँ को नहीं बताया तो अमरीन बेशक उसकी बेहतरीन दोस्त थी और राजदा थी, लेकिन कुछ बातें सिर्फ अपने दिल में रखने के लिए होती है। फुप्पो, सारिम ने तीसरी दफ़ा अंदर झाँक कर उसके होने की तस्दीक की थी। उसकी इस हरकत पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। सारिम, इधर आओ, उसके पुकारने पर फिर वो भाग गया। हारून भाई का फ़ोन आया? नहीं। क्यों? क्यों क्या? बस नहीं आया। तभी मोबाइल की बेल बजी थी। सना का फ़ोन था। हाल अहवाल पूछने के बाद वो वापसी के बारे में पूछ रही थी। जैसे आप कहें लड़की, एक तो तुम बहुत ताबेदार हो। दूसरी तरफ से सना की मुस्कुराती हुई आवाज़ पर वो भी मुस्कुरा दी। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाजी, रमशा कैसी है? ठीक है, तुम्हें याद कर रही है। हारून का नहीं पूछोगी, जो सबसे ज़्यादा तुम्हें मिस कर रहा है? दूसरी तरफ से आती हुई आवाज़ में शरारत साफ महसूस हो रही थी। उनका क्या हाल है? इतना अच्छा नहीं, तुम खुद आकर देख लो। अब क्या उसने कोई जवाब नहीं दिया। चलो ठीक है, थोड़ी देर में मुलाकात होती है। सना ने भी कुछ सोचकर फ़ोन बंद कर दिया। घर में सब हारून के मुंतज़िर थे, लेकिन जब सिर्फ ड्राइवर आया तो घर वालों के साथ उसे भी बुरा लगा था, लेकिन जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया। घर पहुंची तो सब मौजूद थे। सबसे पहली नज़र हारून पर पड़ी थी, जो रमशा को गोद में लिए बैठा था। उसे सबसे पहले सना ने देखा। वो मुस्कुराती हुई उठी और उसे गले लगा लिया। सॉरी अक्सा, मेहमान आ गए थे इसलिए मैं नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, वो मुस्कुरा कर बोली। अभी मैं फ़ोन न करती तो तुमने तो अभी भी नहीं आना था। सना ने उससे अलग होकर शिकवा किया। तुम्हारी बेटी तुम्हें कितना मिस कर रही थी, पता है? सना के कहने पर उसकी नज़र रमशा पर टिक गई, जो बाप की कमीज़ के बटनों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। रमशा से नज़रें हारून के चेहरे तक गई। अपनी तरफ देखता पाकर उसने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदला। शादी के 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी उसके और हारून के दरमियान अजनबियत बरकरार थी। इस घर में सिर्फ सना का किरदार ऐसा था जिसने इन दोनों को साथ बांध रखा था। हाँ, अलबत्ता रमशा के साथ वो बहुत मानूस हो गई थी। सुबह हारून ऑफिस चले जाते और वो सना और रमशा के साथ बहुत खुश रहती, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन बरकरार न रह सकी। क्या हुआ? सना ने हैरत से उसकी हैरान परेशान शक्ल देखी। आप जा रही हैं? जाना तो है ना मुझे। यहाँ रहते हुए 1 माह से ज़्यादा हो गया है। यूसुफ मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें गुस्सा तो आता होगा। और इरिज की पढ़ाई का भी डिस्टर्ब हो रहा है। पहले मुझे हर वक्त हारून की और रमशा की फ़िक्र लगी रहती थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे सुकून है। लेकिन बाजी, मैं अकेले? घबराहट के मारे उससे आगे बोला ही नहीं गया। सना ने बेसाख्ता उसे अपने साथ लगा लिया। पगली हो तुम, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं यहीं पर हूँ और रोज़ चक्कर लगाया करूँगी, फ़ोन भी करूँगी। लेकिन अभी तो मुझे इस्लामाबाद जाना है। यूसुफ की बहन मस्कत से आई हुई है, इसलिए जाना ज़रूरी है, वरना मैं अभी भी नहीं जाती। और तुम डर क्यों रही हो? हारून अभी भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं? सना ने खोजती नज़र उसके चेहरे पर गाड़ दी तो वो गड़बड़ा सी गई। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मेरा मतलब है, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे और कैसे कहे। मुझे पता है तुम्हें क्या परेशानी है। दरअसल नए घर में नई रूटीन को समझना हर लड़की के लिए ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब आसान हो जाता है। मैं अगर मज़ीद यहाँ रहूँगी तो तुम बिल्कुल काम से चली जाओगी। कहकर दोबारा चूल्हे की तरफ वो मुतवज्जा हो गई, जहाँ वो हारून की फरमाइश पर बिरयानी पका रही थी। तुम्हें शायद किचन में भी थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। दरअसल कुक छुट्टी पर गया हुआ है। आर्जी तौर पर एक औरत रखी है, लेकिन हारून को उसका पकाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। वो सर झुकाए उसे सुन रही थी। सना ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और बेसाख्ता उसे उस पर प्यार आ गया। अक्सा प्लीज़, अब ये परेशानी ख़त्म करो और जब मैं आऊँ तो तुम बिल्कुल इस घर की मालकिन के रूप में नज़र आओ। एक बहन होने के नाते मैं तुम्हें नसीहत कर रही हूँ। तुम हारून की तरफ से पेशकदमी का इंतज़ार न करो, बल्कि खुद बातें करके फ्रैंकनेस पैदा करने की कोशिश करो। सना उसका गाल थपथपाने लगी तो वो सर हिलाकर रह गई। सना के होते हुए उसे पता ही नहीं चला कि घर में कितना काम है।
अब भी उसे सिर्फ निगरानी करना थी। खाना पकाने वाली खाना पका चुकी थी, साफ सफाई वाली सफाई कर चुकी थी। बस ये कि हुमैरा रमशा की गवर्नेंस छुट्टी पर चली गई थी। रमशा को नहलाने के बाद उसने दूध दिया था। उसको सुलाते सुलाते खुद भी उसकी आँख लग गई थी। पास रखे मोबाइल की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर उठी। नंबर देखकर उसने गहरा सांस लिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके सलाम के जवाब में हारून की आवाज़ आई। मैं कब से फ़ोन कर रहा था, कहाँ? वह हैरान हुई। फ़ोन तो उसके ही पास था, लैंडलाइन पर। और सब कहाँ है? रशीदा अपने क्वार्टर में गई है और हुमैरा की अम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो अपने गांव चली गई। व्हाट? किससे पूछकर? दूसरी तरफ से उसकी घसीली आवाज़ पर वो घबरा गई। सॉरी, वो बहुत परेशान थी, रो रही थी, तो मैंने। वो परेशानी से होठ चबाने लगी। रमशा कहाँ है? वो सो रही है। उस मुसलसल घसीले अंदाज पर उसकी आवाज़ रुंध गई। हद होती है लापरवाही की। पता नहीं उसने किसे कहा था, साथ ही फ़ोन खट से बंद हो गया था। शादी के 2 माह के अरसे में उसने पहली बार हारून को गुस्से में बोलते सुना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कहाँ गलती हुई है। सारी नींद भग से उड़ गई थी। उसने एक नज़र गहरी नींद में सोई रमशा को देखा और उठकर बाहर आ गई। वो अपने लिए चाय बना रही थी जब गेट खुलने की आवाज़ आई। उसने हैरान होकर घड़ी की तरफ देखा जहां 4 बज रहे थे। वो कप लेकर बाहर आ गई तो हारून को गैर मुतवक्का तौर पर वहां देखकर घबरा गई। रमशा सो रही है। वो तेज़ी से रमशा के कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि वो अभी तक कप हाथ में लिए साकित खड़ी थी। वो बाहर आ गया। लापरवाही की कोई हद होती है। हुमैरा को छुट्टी देने से पहले आपको कम से कम मुझसे पूछ लेना चाहिए था, या आपने ज़रूरत ही महसूस नहीं की? वो इस पर बरस रहा था जबकि वो सर झुकाए आंसू जब्त कर रही थी। अब कौन रमशा की केयर करेगा? हर वक्त मुझे उसकी फ़िक्र लगी रहेगी, मैं ऑफिस देखूं या घर। आंसू अब उसकी पलकों की बाढ़ फलांग कर गालों पर फिसल गए थे। उसकी मुसलसल खामोशी पर वो चिढ़ गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसने उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊंचा किया तो अगले ही पल धक से रह गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके होंठ एकदम भींच गए। उसे अचानक अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ था। इससे पहले वो कुछ कहता, वो तेज़ी से मुड़ी और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर तक वो कमरे में बेचैनी से टहलता रहा था। उसे खुद भी एहसास था कि इस तरह गुस्से से बोलकर उसने गलत किया है, लेकिन वो भी क्या करता। सारा दिन उसे रमशा का ही ख्याल सताता रहा। आज पहले दिन वो रमशा को सना के बगैर अकेले छोड़कर आया था, और फ़ोन करने पर जब उसे पता चला कि हुमैरा चली गई है, उसकी फ़िक्र दोचंद हो गई। सारा गुस्सा उसने अक्सा पर निकाल दिया, लेकिन उसकी वो भीगी आंखें बार बार उसके तस्वुर में आके उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा था वो कभी उसके बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन वो न सिर्फ सोच रहा था बल्कि उसके लिए परेशान भी हो रहा था। शायद इसलिए कि वो बहुत मुख्तलिफ लड़की थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, रशीदा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। साहब जी, खाना तैयार है। बेगम साहिबा को भी बुला लो। जी। वो फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में आया तो अक्सा वहाँ पर नहीं थी। वो बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। तभी रशीदा रमशा को उठाए अंदर दाखिल हुई। साहब जी, बीबी कह रही हैं उन्हें भूख नहीं है। ठीक है। उसने गहरा सांस लेकर प्लेट अपनी तरफ खिसका ली। रमशा को क्यों लेकर आई हो? वो बीबी कह रही थी रमशा बीबी काफ़ी देर से अंदर है, उसे बाहर की सैर करा लाओ। मैं ज़रा लॉन का चक्कर लगवा कर लाती हूँ। उसने सर हिलाकर सालन प्लेट में डाला, मगर वो एक से ज़्यादा निवाला नहीं खा सका। कितनी ही देर वो ऐसे ही बैठा रहा, फिर उठ गया। दरवाजे के सामने खड़े होकर वो सोचने लगा, दस्तक दे या नहीं। फिर कुछ सोचकर उसने बेहद आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी थी। खुले बाल थोड़े कमर पर और थोड़े बिस्तर पर बिखरे हुए थे। हारून ने खंकार कर उसे मुतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मुतलक कोई असर नहीं हुआ। वो चंद कदमों का फासला तय करके बेड के किनारे तक आ गया था। अक्सा, उसके पुकारने पर वो एक झटके से सीधी हुई थी। उसे देखकर हैरत से उसकी आंखें मज़ीद खुल गईं। उसके वहाँ मौजूद होने का यकीन आते ही उसका चेहरा बेसाख्ता सुर्ख हुआ था। उसने कुन अखियों से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेकर दुपट्टे की तलाश की जो यकीनन वॉशरूम में रह गया था। आप खाना नहीं खा रही? हारून के पूछने पर वो खड़ी हो गई और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसने अपने बालों को सीने पर गिरा लिया। उसकी इस हरकत पर हारून के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट बड़ी बेसाख्ता थी। मुझे भूख नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? रशीदा बता रही थी कि आपने दोपहर को भी खाना ठीक से नहीं खाया था।
उसे हारून के सामने यूं खड़े रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो बेचैनी से अपनी उंगलियां चटखाने लगी। अगर आप मेरी शाम वाली बात से नाराज़ हैं तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं वाकई रूड हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप मेरा गुस्सा खुद पर निकालें। अगर आपको मुझ पर गुस्सा है तो मुझ पर निकालें। अक्सा ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा, जो बड़ी तफसील से उसका जायज़ा ले रहा था। आप चलें, मैं आती हूँ। कहने के साथ वो झपाक से वॉशरूम में दाखिल हो गई थी। हारून की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी। आज उसे लगा था कि कितने अरसे बाद वो दिल से मुस्कुराया था। रमशा को सीने पर लिटाए उसकी पुश्त पर थपथपाते हुए वो पुरसोच अंदाज में छत को घूर रही थी। उसने सोचा था कि वो कभी मोहब्बत नहीं करेगी, लेकिन उसे लग रहा था उसे मोहब्बत हो गई है हारून से। या अल्लाह, ये हम लड़कियों का दिल इतना नर्म क्यों होता है? ज़रा से इल्तिफ़ात पर हम सब कुछ भूल जाते हैं। हालांकि वो जानती थी जिससे उसे मोहब्बत हुई है वो इससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन दिल पर किसका ज़ोर चलता है? सना ने ठीक कहा था, वो जैसा नज़र आता है वैसा नहीं है। बज़ाहिर लापरवाह सख्त नज़र आता है, लेकिन उसका दिल कितना हिस्सास था। कल अपने लिए उसने हारून की आंखों में जो परेशानी देखी थी, उसने उससे अंदर तक शांत कर दिया था। कितना अच्छा लगता है जब कोई आपकी इतनी परवाह करे, आपके बगैर खाना न खा सके। कहीं हारून को भी तो उससे मोहब्बत नहीं हो गई? इस ख्याल ने ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजा दी। उसने कितनी दफ़ा उसे खुद को तकते पाया था। उसके देखने पर बाज़ दफ़ा तो वो नज़रें चुरा लेता था और बाज़ दफ़ा देखता रहता, यहाँ तक कि उसे नज़रें झुकाना पड़ती। पर उसे आँखों की ये आँख मिचौली अच्छी लगती थी। अगर उनमें मियाँ बीवी वाली बेतकल्लुफ़ी ना थी तो पहले दिन वाली अजनबियत भी नहीं थी। वो लोग अब एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते थे, लेकिन रमशा के मामले में शायद वो अभी भी बहुत मोहतात था। उसने अक्सर उसे खुद पर नज़र रखते हुए देखा था जब वो और रमशा अकेले होते, लेकिन उसका दिल तो साफ था। अगरचा वो हारून के हवाले से उसके घर में आई थी, लेकिन हारून से पहले उसने रमशा को दिल से कबूल कर लिया था। दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है। उसकी नीयत साफ थी, इसलिए उसे यकीन था कि अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल है। अक्सर चमचा उसके मुंह के पास ले जाती तो वो हाथ मारकर उसे गिराने की कोशिश करती, तो वो फ़ौरन पीछे कर लेती और रमशा खिलखिलाकर हंस पड़ती। वो खा कम रही थी और खेल ज़्यादा रही थी। अक्सा ने बॉल उठाकर साइड पर रख दिया और रमशा को सोफ़े से उठाकर गोद में बिठा लिया। शैतानी, मम्मा के साथ शैतानी हूँ, वो उसे गुदगुदाने लगी, तो वो और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके साथ वो भी हंस रही थी। और वो जो ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकल रहा था, हंसी की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया। उसने अंदर झांक कर देखा, सामने का मंजर कितना खूबसूरत और भरपूर था। वो बेख्तियार मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, हारून की आवाज़ पर उसने चौंक कर सामने देखा। गुड मॉर्निंग जवाब देकर वो रमशा को गोद में उठाकर खड़ी हो गई थी। उसने करीब आकर रमशा को उसके हाथों से ले लिया। माय लिटिल एंजल, पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा को बाय नहीं बोलना। वो उसका मुंह चूम रहा था। रमशा ने रोना शुरू कर दिया। वो अक्सा की तरफ बाजू फैलाकर उसे गोद में उठाने के लिए कह रही थी। हारून ने हैरत से रमशा को देखकर अक्सा को देखा। कुछ तो जादू है तुम में, वो हल्के से गुनगुनाया। अक्सा ने ना समझने वाले अंदाज में उसे देखा। नाश्ता लग गया है? टाइम नहीं है अभी, हारून ने घड़ी देखकर कहा। आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, हो सकता है मुझे देर हो जाए। रमशा का ख्याल रखना, अगर कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना। वो उसे ताकीद करता रहा और वो जानती थी दर पर्दा उसे रमशा की फ़िक्र है। वो मुड़ा तो वो बेसाख्ता उसे पुकार रही थी, सुनिए। और 3 माह में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने खुद से उसे मुखातिब किया था, तो उसका हैरान होना लाजमी अम्र था। वो बिना कुछ कहे उसे देखने लगा। मैं जानती हूँ आप रमशा के हवाले से इजी फील नहीं करते, लेकिन इतने दिनों में आपको मेरे बारे में कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा। आप शायद मुझे रमशा की माँ नहीं समझते, लेकिन मैं रमशा को अपनी बेटी मानती हूँ। आप रमशा के लिए हुमैरा पर, जो एक गैर औरत है, एतबार कर सकते हैं। तो क्या मैं इस कदर बेएतबार हूँ कि आपको मुझे बार बार याद करवाना पड़ता है कि मैं रमशा का ख्याल रखूँ? उसे कितने दिनों का गुस्सा था जो आज उसने जाहिर कर दिया था। हारून कितनी देर तक हैरत से उसे देखता रहा, जो उसे नहीं बल्कि उसके कदमों को देख रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जिसे अगर अक्सर देख लेती तो सारे शिकवे भूल जाती। सॉरी, मैंने एक बार फिर आपको हर्ट कर दिया। बिलीव मी, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरे कहने या ना कहने से क्या होता है? रमशा तो आपको मम्मा मानती है। चलो बाकी लड़ाई आकर कर लेंगे।
ہارون کے کہنے پر اس کی ہنسی نکل گئی تھی۔ وہ ایک دم پلٹا تو اس نے فوراً مسکراہٹ کو سمیٹا تھا۔ رات کو ثنا کا فون آیا تھا، آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ سو رہی ہیں، اب ان سے بات کر لینا۔ اوکے بائے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ تو اس نے بڑے زور سے رمشا کا منہ چوما تھا۔ اتنی گرم جوشی پر وہ گھبرا کر رونے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ اسے گدگدانا شروع کر دیا تھا۔ کھانا کس نے بنایا ہے؟ ہارون نے پہلا نوالا کھاتے ہی سوال کیا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں بنا؟ اس نے پریشانی سے ہارون کو دیکھا۔ بنایا کس نے ہے؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ میں نے، اس نے سر جھکا کر ایسے کہا جیسے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ بہت اچھا بنا ہے، کافی دنوں بعد اتنا اچھا کھانا کھایا ہے۔ ہارون کے کہنے پر اس نے کب سے رکی ہوئی سانس کو خارج کیا تھا۔ ہارون نے شرارت سے اسے دیکھا۔ آپ کیا سمجھی تھی؟ یہی جو آپ نے کہا۔ اس کے جلے ہوئے انداز پر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ کیا خیال ہے کھانے کے بعد واک پر چلیں؟ لیکن رمشا، اسے بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موسم بھی چینج ہو رہا ہے، ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اس کے لہجے میں ماؤں والی تشویش تھی جسے ہارون نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم دونوں ساتھ ہیں نا۔ اس نے پانی پیتے ہوئے بات ختم کر دی تھی۔ اقصیٰ نے کن اکھیوں سے اپنے ساتھ چلتے ہارون کو دیکھا جو رمشا کو ساتھ لگائے اس کی زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ دیکھ رہی تھی تب بھی اس نے بھی اقصیٰ کو اپنی طرف دیکھا تھا۔ نظریں ملنے پر اس نے فوراً نظریں گھما لی تھی، جبکہ وہ فوراً مسکرا دیا تھا۔ ثنا سے بات ہوئی تھی؟ جی، وہ کہہ رہی تھی جلدی آئیں گی۔ ان کے بغیر بہت اداس ہو گئی ہو؟ جی، وہ مسکرا کر بولی۔ ہم سے اچھی تو وہی ہیں، وہ زیر لب بولا۔ جی، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ کر خاموش ہو گیا اور پھر کافی دیر تک ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ رمشا جو تھوڑا سا شور کر رہی تھی وہ بھی اب سو گئی تھی۔ تھوڑا سا شور تب جاگتا جب کوئی گاڑی یا کار گزرتی۔ اسے یوں بولتی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ اچھی رہی تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ اس نے حیرت سے انگلی اپنے سینے کی طرف کی۔ ارے بابا، تم نے ڈانٹ کر مجھے بھیجا تھا، اسی لیے میں نے دل لگا کر کام کیا۔ رمشا کے بارے میں بالکل نہیں سوچا کیونکہ اس کی ماما اس کے پاس تھی۔ بس رمشا کی ماما کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہاؤ کیوٹ شی از۔ اس کے کہنے پر اس کا چہرہ ایک دم سے لال ہو گیا۔ بالکل اچانک ہارون نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک کرنٹ سا اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ تب ہی رمشا زور سے کھانسی اور وہ دونوں جو ایک دوسرے میں گم ہونے لگے تھے ایک دم سے چونکے۔ رمشا کے رونے سے دونوں گھبرا گئے تھے۔ گھر آنے تک وہ دوبارہ سو گئی تھی۔ رمشا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اقصیٰ نے ہارون سے کہا جو رمشا کو دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ کے کہنے پر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس نے جھک کر رمشا کا ماتھا چھوا۔ ابھی تو ٹھیک ہے لیکن کچھ دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ پریشانی سے بولا۔ وہ کیا کہتی، وہ تو خود اس کی اچانک خراب ہونے والی طبیعت سے پریشان ہو گئی تھی۔ آپ سو جائیں، صبح آپ کو آفس بھی جانا ہے، میں رمشا کے پاس ہوں۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے کہنا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں اور رمشا بھی مجھے ٹھیک ہی لگ رہی ہے۔ تم بھی سو جاؤ، بلکہ ایسا کرو رمشا کو لے کر میرے ہی پاس آ جاؤ۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ان جملوں کے کئی مطلب نکال لیتی، لیکن اس وقت وہ بے حد پریشان تھی۔ نہیں، رات کو وہ کئی دفعہ اٹھتی ہے، آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ آپ جائیں، میں ہوں رمشا کے پاس۔ ٹھیک ہے، لیکن تم سو جاؤ۔ وہ کہہ کر چلا گیا تو وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اسے کتنی عزیز ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اسے اسی نے جنم دیا ہو۔ اس نے رمشا کی پیشانی چوم کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی کسی احساس کے تحت آنکھ کھلی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ رمشا کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کی لائٹ آن کی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ رمشا کا جسم کانپ رہا تھا جبکہ ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے رمشا کے ماتھے کو اور جسم کو چھوا تو بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اسے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے دستک دیے بغیر دھڑ سے دروازہ کھولا۔ وہ جو بے خبر سو رہا تھا جھٹکے سے اٹھا اور اندھیرے میں ہی اس نے اقصیٰ کو پہچان لیا تھا۔ ہارون، وہ رمشا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ اور اس کی طرح وہ بھی ننگے پاؤں بھاگا۔ رمشا کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، تم رمشا کو لے آؤ۔ جتنی دیر میں اس نے گاڑی نکالی وہ گیٹ لاک کر کے رمشا کو لیے آ گئی تھی۔
सुबह के 5 बज रहे थे, सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम था। सारा रास्ता वो कुरानी आयतें पढ़-पढ़ कर रमशा को फूँकती रही थी। शुक्र था डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद था। रमशा को देखते ही उन्होंने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर्स के बकौल उसे निमोनिया का सीरियस अटैक हुआ था। वो आँखें बंद किए बस अल्लाह से उसकी ज़िंदगी माँग रही थी। उसे इर्द-गिर्द का कोई होश नहीं था। हारून कितनी बार उसके पास आया, लेकिन हर बार उसे अल्लाह के हुज़ूर में दुआ करते हुए पाया। वो उसकी सच्ची ममता का कायल हो गया। अक्सा, हारून ने उसका कंधा हिलाया तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखें खोली। रमशा, उसने डरते डरते रमशा का पूछा था। वो अब बेहतर है। और उसने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया था। हारून उसके करीब बैठ गया और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम थोड़ी देर के लिए घर चली जाओ, हम रात से इधर ही हैं। अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। कितने घंटे गुजर गए हैं। मैंने सना को फ़ोन कर दिया है, वो रास्ते में है, कुछ देर में पहुंच जाएगी। ड्राइवर बाहर है, तुम चली जाओ घर। नहीं, मुझे घर में सुकून नहीं आएगा। जिद मत करो अक्सा, 12 घंटे हो गए हैं तुम्हें यहाँ। न तुमने कुछ खाया है और न ही तुम सोई हो। रमशा, ठीक है, मगर अब तुम बीमार हो जाओगी और मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता। अक्सा ने नज़रें उठाकर उसे देखा, जिसकी आंखों में नमी तैर रही थी। इजहार मोहब्बत सुना भी तो कब, उसकी आंखों से बड़ी तेजी से आंसू निकले थे, जिन्हें हारून ने बड़े प्यार से समेटकर उसके माथे को चूमा था। वो बेइख्तियार होकर उसके सीने से लगी थी और उस बार हारून ने उसे अपने हिसार में ले लिया था। तुम्हारी बेटी तो बहुत बेवफा है। कुछ दिनों के लिए दूर क्या गई, फूफू को ही भूल गई। माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सना ने उसके करीब बैठते हुए शिकवा किया तो वो मुस्कुरा दिया। खाना खाया अक्सा ने? थोड़ा सा खाया है, कह रही है भूख नहीं है। आपने ज़बरदस्ती खिलाना था, उसने कल भी ठीक तरह से खाया नहीं था। सना ने बगौर हारून को देखा। मैं समझी सिर्फ रमशा बदली है, यहाँ तो मौसम भी बदले बदले नजर आते हैं। क्या मतलब? हारून ने आबरू उचकाकर उन्हें देखा। मतलब ये है कि आपकी बातों ही में नहीं, आपकी आंखों में भी प्यार नजर आ रहा है। तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन ये अचानक कैसे? हारून ने गहरा सांस लिया। ये अचानक नहीं हुआ, बस समझने में देर लगी। तुमने अक्सा को अपनी फीलिंग्स बताई हैं या अभी भी खुद तक ही महदूद है? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, वो खुद ही समझ जाएगी। बड़ी बेबसी से कहने के बाद उसने लापरवाही से आखिरी जुमला कहा था। ठीक है, तुम्हारे अमल से उसे पता तो चल ही जाएगा कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन इजहार बहुत ज़रूरी है। तुम नहीं जानते अपने शौहर के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार औरत के लिए कितना अहमियत रखता है। तुम अक्सा के लिए जो सोचते हो उसे ज़रूर बताओ। यकीन जानो, तुम अगर उसे बता दोगे कि तुम उससे मोहब्बत करते हो तो उससे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करेगी। सना के कहने पर वो खामोश रहा था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो उसकी बातों से इत्तेफाक करता है। वो कब से सारिम और रमशा पर नज़र रखे हुए थी। रमशा वॉकर में थी और सारिम झूला देने की कोशिश कर रहा था और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गिर न जाए। सारिम बेटा, आराम से, बहना गिर न जाए। अक्सा, जी अम्मी, तुम खुश हो? वो जो बाहर देख रही थी चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। ऐसा क्यों पूछा अम्मी ने? अपनी दिल की तसल्ली के लिए। अक्सा ने बेख्तियार उनका हाथ थामा था। एक एतराफ़ करना है अम्मी, आपसे शायद दोबारा कभी ना कह सकूं। जब आपने हारून के साथ मेरी शादी तय की थी, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। आप जानती हैं क्यों? लेकिन आपकी रज़ा को अल्लाह की रज़ा जानकर मैंने हारून से शादी की। और यकीन जानिए अम्मी, मैं इतनी खुश हूँ कि अगर मैं खिज़र से शादी करती तो भी मैं इतनी खुश न रहती। जो एक मलाल था वो हारून को पाकर ख़त्म हो गया है। और जानती हैं ये सुकून और इत्मीनान मेरी ज़िंदगी में क्यों है? क्योंकि मैंने आपका कहना माना था। वो हंसी तो रुबीना बेगम ने बेसाख्ता उसका माथा चूमा था। तुम यूं ही सदा हंसती रहो, तुम्हें हंसता देखकर मुझे लगता है कि मेरी उम्र बढ़ रही है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, वो उनके कंधे पर सर रखकर बोली। अम्मी, रमशा की शक्ल मुझसे बहुत मिलती है ना? उसने अचानक सवाल किया तो रुबीना की नज़रें बेसाख्ता सहन की तरफ उठी। फिर वो मुस्कुरा दी। ये सवाल क्यों किया तुमने? अमरीन कह रही थी ये बिल्कुल मेरी तरह लगती है। जाहिर है तुम्हारी बेटी जो है वो तो है। उनके कहने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सारिम के शोर मचाने पर वो सोच रही थी कि कौन होगा। तभी हारून को आता देखकर झटके से सीधी हुई। वो सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुआ और प्यार लेने के लिए रुबीना के सामने झुक गया।
जीते रहो सदा खुश रहो। अचानक उसकी आमद ने उनके हाथ पांव फुला दिए थे, जबकि वो हैरान भी थी। उसने अपने आने की कोई इत्तला नहीं दी थी। उन्हें बिठाकर रुबीना बेगम साइमा को हारून की आमद का बताने गई। तुम इतनी हैरान क्यों हो? हारून ने मुस्कुराहट होठों में दबाते हुए उसे देखा। आपने बताया ही नहीं कि आप आ रहे हैं। क्यों, मैं बगैर इत्तला के नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो गड़बड़ा कर बोली। रमशा तो यहाँ बहुत खुश लग रही है। सारिम के साथ, बच्चे बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं। वो रमशा को देखते हुए बोली तो हारून बगैर उसे देखने लगा। अच्छा? उसकी अच्छा पर अक्सा ने नजरें घुमाकर उसे देखा। क्यों, मैंने गलत कहा? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। मैं सोच रहा हूँ मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। अक्सा नासमझी से उसे देखने लगी। मैं समझी नहीं। मैं समझाऊंगा, लेकिन घर जाकर। मैं तुम दोनों के लेने के लिए आया हूँ। क्या? उसकी बात सुनकर वो चीख उठी थी। मैं आपसे पूछ कर आई थी कि मैं अम्मी के पास 2-3 दिन रहूंगी। ये कहते हुए वो रो देने को थी। हारून ने जैसे उसकी कैफियत का मजा लिया। बस अपनी फिक्र है, मेरा कोई ख्याल नहीं। मैं अकेला घर पर क्या करूंगा? पहले भी तो आप अकेले रहे, वो न रूठे लहजे में बोली। पहले की बात और थी, अब मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाता। इससे पहले वो कोई जवाब देती, नबील और सायमा अंदर दाखिल हुए थे, तो बात अधूरी रह गई। वो उठकर किचन में आ गई। भाभी, खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हारून के शुक्रिया अदा करने पर सायमा भाभी बेहद खुश हुई थी। वैसे भी इतना तकल्लुफ खाना बनाने पर उनका जितना शुक्र अदा किया जाता वो कम ही था। अच्छा आंटी, अब इजाज़त दें, चले? उसने अक्सा से कहा, जो रमशा को गोद में लिए मुंह फुलाए बैठी थी। रुबीना ने एक नज़र अक्सा के चेहरे को देखा। वो जानती थी वो रहने के इरादे से आई थी, और वो खुद भी चाहती थी कि अक्सा कुछ दिन उनके पास रहे, लेकिन दामाद की इतनी चाह को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। अक्सा, उठो बेटा। उनकी आवाज़ के साथ आंखों में तंबी भी थी। वो चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। गाड़ी में बैठने तक उसका मूड ऑफ था। हारून ने मुस्कुराते हुए 2 दफ़ा उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने जो गर्दन सीधी रखी थी वो मोड़ी ही नहीं। हारून ने उसका हाथ पकड़ा तो एक पल के लिए उसे झटका लगा, लेकिन दूसरे पल उसने हाथ खींच लिया। कुछ देर बाद फिर उसका हाथ हारून की गिरफ्त में था, लेकिन इस बार उसकी गिरफ्त सख्त थी। वो हाथ नहीं छुड़ा सकी, तो उसने अपनी कोशिश को तर्क कर दिया। अब उसका हाथ गेर पर था और उसके हाथ के ऊपर हारून का हाथ था। हारून ने कोई बात नहीं की थी। वो जितना गुस्से में थी वो उतना ही मुस्कुरा रहा था। सारे दिन की खेलती रमशा भी थक कर उसकी गोद में सो गई थी। घर आने के बाद वो तेजी से गाड़ी से उतरी थी। रमशा को लिटाकर वो खुद बात लेने चली गई। जब वो बाहर निकली, रमशा बेड पर नहीं थी। वो धक से रह गई। वो लाउंज में आई, सारी लाइटें ऑफ थी। वो मजीद परेशान हो गई। हारून के कमरे के सामने खड़े होकर उसने एक लम्हे के लिए सोचा था, और फिर हैंडल घुमाकर अंदर आ गई। कमरे में एक कॉट का इजाफा हो चुका था और रमशा बड़े मज़े से सो रही थी। उसने गहरा सांस लिया। तभी उसकी नज़र हारून पर पड़ी, जो बड़ी तफसील से उसका जायजा ले रहा था। रमशा को आप यहाँ लेकर आए हैं? उसके पूछने पर हारून ने इस्बात में सर हिलाया। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। इसमें डरने वाली क्या बात है? अब इतनी सी बच्ची कहीं चलकर तो जा नहीं सकती। कहाँ जा रही हो? वो मुड़ी तो हारून ने पूछा। अपने कमरे में, उसने हैरान होकर बताया। मेरे ख्याल में तुम्हारा कमरा ये है। अब की बार हैरत के मारे वो पूरी की पूरी मुड़ गई। तब तक वो उसके करीब आ चुका था। तुम रमशा की वजह से इस कमरे में सोती थी। अब तो रमशा यहाँ है। वो अब भी हैरत से उसे देख रही थी। हारून को बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। उसने हाथ उसकी कमर में डालकर अपने आप से उसको करीब कर लिया। उसे बेड पर बिठाकर वो खुद भी उसके सामने बैठ गया। मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं सका था। लेकिन अब नई जिंदगी का आगाज करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी ना हो। तुम जानती हो मैं जिंदगी के जिस तल्ख तजुर्बे से गुजरा था, उसने मुझे शादी से बदजन कर दिया था। सना के मजबूर करने पर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे करीब ना हो सका। मैंने पहली बार तुम्हें दुल्हन बने देखा तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। फिर तुम्हारा मोहब्बत करने वाली औरत का रूप देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो गई। मैं आज पहली बार और आखिरी बार तुमसे नाज का जिक्र कर रहा हूँ। आइंदा उसका नाम भी हमारे दरमियान नहीं आएगा। वो मेरे होते हुए किसी और में इंटरेस्टेड थी। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला। शादी के 5 माह बाद हमारी शादी खत्म हो गई। रमशा के बारे में मुझे तब पता चला जब वो उसे यहाँ बाहर छोड़कर चली गई थी। और कितनी देर मैं हैरत में रहा। कोई माँ ऐसा भी कर सकती है? तो तुम खुद सोचो।
ایک सगी माँ ऐसा कर सकती है तो तुम तो सौतेली माँ बनकर आ रही थी। और सौतेली माँ का जो इमेज सदियों से चला आ रहा है वही सब लोगों के जहनों में आज तक मौजूद है। हालांकि सना तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। वो तुम्हारी गिरवेदा थी। आज मैं सचमुच तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। तुम्हारा ज़ाहिर जितना खूबसूरत है, तुम्हारा बातिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और अक्सा को लगा उसकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें, सारे दुख एक लम्हे की इस खुशी के आगे हार गए हैं। वो बेइख्तियार रो पड़ी थी। हारून ने उसका सर सीने से लगा लिया था। मैं जानता हूँ अक्सा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब भूल जाओगी। और अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मुझे माफ़ कर दो। वैसे तो मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हारून ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर उसे सामने किया। प्यार करती हो मुझसे? वो उस पर झुका पूछ रहा था। वो सर हिलाकर मुस्कुरा दी और सर एक बार फिर हारून के सीने पर रख दिया। रमशा बच्चों में काफ़ी खुश रहती है, क्या ख्याल है? इसका कोई भाई या बहन नहीं होनी चाहिए? अक्सा का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। हारून, क्या ख्याल है? वो शरारत से उस पर झुका। मुझे नहीं पता, वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बोली तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा और कुछ देर बाद वो भी उसके साथ हंस रही थी। बस हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी ज़िंदगी में आ जाए ज़िंदगी बदल देती है। तो ये हमारी हीरोइन साहिबा भी अपने पहले प्यार को भूल गई, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जो है वो भुला देती है। ज़िंदगी में जो तल्ख़ चीज़ें आती हैं ना, उनको भुला देती हैं। और हारून साहब भी उनसे मोहब्बत करने लगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे के हो गए। दोनों की ज़िंदगी में तलख़ियाँ थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की मोहब्बत में वो सारी तलख़ियाँ भुला दी। अच्छा हैप्पी एंडिंग था, अच्छा लगा पढ़कर भी, और आप लोगों को भी सुनकर अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों ने नहीं किया है, और कमेंट्स लिखिए। तो फिर मिलते हैं अगले नावल के साथ में या अगली किसी कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।